अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद एग्रेरियन और आप देख रहे हैं एग्रेरियन टॉक। आप सबको ये जान के खुशी होगी कि आज हमारे गेस्ट हैं तारक तनवीर साहब। आप सीईओ हैं एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो तारिक साहब, सबसे पहले वेरी वेरी वार्म वेलकम इन ओवर प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इनवाइट किया और हम एक अच्छी बात करेंगे आज। कुछ नया एग्रीकल्चर पे सुनने को मिलेगा इंशाल्लाह दोस्तों भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज तक जितने भी मैंने प्रोग्राम किए वो कह लें कि जॉब्स के हवाले से किए, कैरियर के हवाले से किए, तो मुझे डॉक्टर खालिद महमूद शौक साहब की कॉल आई। उन्होंने कहा हाईलाइट करना है, तो मैंने कहा सर मेरा नेक्स्ट वीक जो कोर थीम है वो एग्रीप्रेन्योरशिप है इन पाकिस्तान। तो उस हवाले से भी यानी कि हम तारिक तनवीर साहब के साथ बात करेंगे, कुछ इनसे पूछेंगे कि एग्री टूरिज्म का पाकिस्तान के अंदर स्कोप क्या है, इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं और किस तरह इन्होंने जो है वो रूरल कम्युनिटी को जो है वो सर्व किया। तो सर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दे ताकि हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन का बाकायदा आगाज कर सकें। अच्छा जी, जुनेद बेसिकली मैं एक फार्मर का बेटा हूँ। और एक जिस तरह कॉमन फार्मिंग होती है, मेरे वाला साहब उसी तरह की फार्मिंग करते थे। वो गंदम और इसी तरह कमाद और जो भी हमारी कॉमन फसलें होती है वो ग्रो करते थे। तो मैं ज़रा उनमें ज़रा इनकलाबी था, मैट्रिक किया तो बस था कि मैं अपना कुछ खुद से करूं। तो उसी वक्त 1991 में मैंने ये फार्मिंग स्टार्ट की। तो छोटा सा एक जगह लेके मैंने अपना सीडलिंग्स का बिजनेस स्टार्ट किया। और उसको करते करते 2000 तक मैंने जो है ना इसको पाकिस्तान की वेल स्टैब्लिश नर्सरी फार्म डेवलप कर चुका था। ये पाकिस्तान की पहली डिज़ाइन नर्सरी जो जो एक हार्टिकल्चर बिजनेस का एक डिज़ाइन नर्सरी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मैंने दिया। तो उसमें जिस तरह आप यहाँ पे तस्वर नहीं था कि नर्सरी पे सड़कें बनानी हैं, वो उसके अंदर हमने वॉकवेज देने हैं, ग्रेसी लॉन्स बनाने हैं, ऑफिस देने हैं, या इस तरह के मतलब थीम का कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पे पाकिस्तान में। तो मैंने एक अच्छा थीम दिया। तो वो एक छोटे होते हम आपका तो मुझे नहीं पता, जब हम पढ़ते थे ना दूसरी तीसरी क्लास में, तो एक नज्म होती थी, एक अशरफ ने एक बाग लगाया। तो वो एक हम्म। नज्म थी, अशरफ ने एक बाग लगाया, फूलों और फलों से सजाया, वो इस तरह की थी। हम्म। तो मेरे दिमाग में किसी शायद किसी कोने में वही कंसेप्ट कि मैं कैसा बाग बनाऊंगा, उसमें फूल और फल लगाऊंगा, उसको सजाऊंगा। तो वही कंसेप्ट रहा। तो उसी मेरा ख्याल मेरी बड़ी इंस्पायरेशन है उस नज़म से इस बाग को बनाने में। तो कादर भाई फार्म जो है मेरी 30 साल की जिंदगी का एक अचीवमेंट है जो मैंने बनाया है इसको सारा। तो 2000 तक मैं इसको पाकिस्तान की वेल स्टैब्लिश्ड नर्सरी बना चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए भी आते थे, इवेंट्स करते थे, बर्थडे पार्टीज करते थे, और यहाँ पे हम कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए। तो मैंने देखा कि हमारे जो पौधों की ज़्यादा सेल जो होती है ना, वो जो लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, जो टूर्स करते हैं, जो इसको विजिट करने के लिए आते हैं, तो वो साथ में पौधे खरीद के ले जाते हैं। इस आइडिया से एक आइडिया जनरेट हुआ एग्री टूरिज्म का। उस पर फिर मैंने पढ़ा तो दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है ये, बहुत बड़ी। एग्रीकल्चर इटसेल्फ एक इंडस्ट्री है, टूरिज्म एक इटसेल्फ इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है। तो जब दोनों को मर्ज किया गया एग्रीकल्चर टूरिज्म को, तो इसमें तो बहुत पोटेंशियल, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री बन चुकी है। अब दुनिया में जाए तो आपने सेब एप्पल जो है वो फार्म के जाके आप पिक करते हैं, स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए जाते हैं फार्म के ऊपर। उन्होंने बड़े नाइट स्टे के बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं। तो उन्होंने अपने फार्म को एक बड़ी मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस जो है ना वो बना लिया हुआ है। तो पाकिस्तान में हमने इस आइडिया को लॉन्च किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक बेशुमार फार्म जो है वो फार्मर जो है इस आइडिया से जुड़े हुए हैं। और वो बहुत अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं सारी। तो अभी जैसे अभी बात बढ़ेगी तो काफ़ी लोगों का जिक्र आएगा इसके अंदर। तो बेसिकली मैं अपने फैमिली में हॉर्टिकल्चर बिजनेस को स्टार्ट करने का मैं एक फाउंडर था या इनकलाबी था कि आम फसलों के मैंने कन्वर्ट करके हॉर्टिकल्चर बिजनेस में लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 15-20 रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, जो 15-20 घरों का मतलब रोजगार इस एक 5 एकड़ के फार्म से चल रहा है। तो यही मेरी अचीवमेंट है सारी, मैं समझता सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मैं जब जामिया ज़रिया फैसलाबाद में स्टूडेंट था तो तब एग्री टूरिज़्म की शुरुआत थी और
फिर आपका सफर चलते चलते माशाल्लाह इस लेवल पे पहुंच गया। तो ऑडियंस के लिए मैं जानना चाहूंगा कि जो जनरल ओवरव्यू ऑफ एग्री टूरिज्म इन पाकिस्तान है, एक तो हमारी ऑडियंस को वो आप समझा दें, और दूसरा एग्री टूरिज्म के अंदर, एग्री टूरिज्म का पाकिस्तान के अंदर और वर्ल्ड वाइड इसका स्कोप क्या है, वो थोड़ा सा बता दें। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, सॉरी, पहले मैं टूरिज्म, एग्री टूरिज्म का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ये है क्या। बेसिकली जो एक फसलें ग्रो करने वाला एक जो ऑपरेशनल फार्म है, वो डेयरी फार्म हो सकता है, वो इकोनॉमिक फार्म हो सकते हैं, वो आप कह सकते हैं ऑर्चर्ड्स हो सकते हैं, वो फ्लावर गार्डन्स हो सकते हैं, वो नर्सरी फार्म हो सकते हैं, पोल्ट्री फार्म्स हो सकते हैं, वॉट एवर जिस तरह का भी वो एग्रीकल्चरल फार्म है, जो ऑपरेशनल फार्म है, उसको इस तरह डिजाइन किया जाए कि वहाँ पे टूरिस्ट आए, वहाँ पे टेंशन फ्री टाइम गुजारें और आपकी प्रोडक्ट जो है ना डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म जो है ना वो खरीद के लेके जाएं। तो ये एक आइडिया है कि आपने अपनी फसलें उसी तरह उगानी है, आपने अपनी जो फ्रूट उसी तरह बाग लगे हुए हैं, बाकी सब्जियां उसी तरह लगी हैं, लेकिन जैसे उसकी नोक पलक इस तरह सवारनी है कि उसमें वॉकवेज बना दें, उसमें सड़कें डिजाइन कर दें, कुछ सिटिंग एरिया बना दें, कुछ झोपड़ियां हट वगैरह उसके अंदर डिजाइन कर दें, और फोटोशूट का सेल्फी का एरिया बना दें, उसमें कोई चाय के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स कैफे वगैरह बना दें। तो ये बेसिकली ऑपरेशनल फार्म है, वो उसी तरह आपने सब्जियां फ्रूट सारा कुछ ग्रो करना है, जैसे आपने उसको इस तरह डिजाइन कर देना कि लोगों के लिए एक वहाँ पे बैठना और वहाँ पे चलना फिरना, कोई आगे इंफॉर्मेशन लेना, वो उनके लिए आसान हो जाए। तो ये बेसिक आइडिया है एग्री टूरिज्म का सारा, कि आम कॉमन फार्मिंग में और एग्री टूरिज्म फार्मिंग में क्या फर्क है सारा। जैसे आप राना फार्म की बात करें, राना रिजॉर्ट पाइफेरो में, तो एक बैम्बो फार्म था जो रेगुलर बांस काट के बेचते थे, उसको उन्होंने टूरिज्म फार्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक बैम्बो फार्म है जो बैम्बो काट के फार्मर बेचता है, उसको उन्होंने साथ में बैम्बो उसी तरह बिक रहा है, सब्जियां उसी तरह बिकनी है, फ्रूट उसी तरह बिकने हैं, सब फसलें उसी तरह लगनी, उस पर कोई फर्क नहीं आता, बल्कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच जाती है। बस इसी तरह आप समझ लें कि ये एग्री टूरिज्म का एक बेसिक आइडिया है सारा। तो पाकिस्तान में आप देखिए, हमारा अगर हम सिट्रस की बात करें, सरगोदा बलवाल हमारा सिट्रस के लिए बहुत भरपूर एक हमारा एरिया है, शरकपुर हमारा जो है अमरूद के लिए भरपूर एरिया है, वहाँ पे बेशुमार हजारों एकड़ लाखों एकड़ अमरूद से कवर किए हुए हैं। हमारा मुल्तान शुजाबाद चले तो मैंगो की है, इसी तरह सखर में आप चल जाए, खजूर खैरपुर में हमारी बेशुमार, डक्की में खजूरों से भरे हुए हमारे फील्ड है। तो अगर हम गिलगित बल्तिस्तान में चेरी की बात करें, फिर हम वहाँ पे एप्रिकॉट की बात करें, एप्पल की बात करें, अगर आप स्वात में जाए तो पीच और प्लम जो है हमारा वो भरा हुआ है सारा। तो बेसिकली पाकिस्तान फुल ऑफ सोर्स एक कंट्री, अल्लाह ने हमें ऐसा दिया है, वसाइल की कमी कोई नहीं है। बेसिकली हम ना शुक्र है, मैं समझता हूँ, हमने अल्लाह ताला जो हमें वसाइल दिए हैं, हमें मौसम दिया, एक इतना बड़ा दुनिया का नहरी निज़ाम दिया, हमारे पास बारिशों का मौसम है, हमारे पास गर्मी है, हमारे पास सर्दी है, हमारे पास हर तरह के वेदर है, शायद हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया, हमारे अपनी इस तरह की जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं उसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाए प्रॉपर। सिंध में जाएं तो बनाना, हमारा इतना ज्यादा बनाना है वहाँ पे, मतलब हमारे पास फसलें जो है ना, फार्मर के पास, बेचारे के पास इतनी फसलें हैं, वो बिल्कुल टके टोकरी हो जाती हैं, अगर आप पंजाबी में बात करें कि वो इतनी ज्यादा उसके पास होती हैं। तो हमारे पास वसाइल की कमी कोई नहीं है। तो हम समझते हैं, या मैं समझता हूँ, दुनिया में एग्री टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है, एक एग्री टूरिज्म, उसकी गवर्नमेंट की ने बाकायदा इनिशिएटिव लिया, और गवर्नमेंट की ये उसकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उन्होंने साथ में एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, पूरा जो एग्री टूरिज्म को देखता है सारा, जो फार्मर की ट्रेनिंग कराता है। और फिलिपाइन की अगर बात करें तो फिलिपाइन का जो 5-10 साल पहले जब इंटरनेशनल हमने अभी एक एग्री टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हुई 2015 में, मैंने उसको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। तो फिलिपाइन का जो वहाँ का पूरा कंट्री उन्होंने एग्री टूरिज्म कंट्री बना दिया सारा, उन्होंने पूरे कंट्री को जो है ना एग्री टूरिज्म कंट्री डिक्लेयर कर दिया सारा। अब देखिए, वहाँ पे लोग जाते हैं, उनके उसी तरह फसलों में, उसी तरह उनके खेतों में, उसी तरह उनके बागों में वो लोग जा रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, गोरे आते हैं, तो उनके वो रहने के लिए भी उनके खेतों को वो जो है ना प्रेफर करते हैं, जो फार्म हाउसेस के ऊपर उन्होंने रेजिडेंसेस बनाई हुई हैं। तो वहीं से लोग अपनी डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म चीजें परचेज करने जाते हैं। लोग वीकली और मंथली या डेली वो जाते हैं, स्कूलों के टूर्स वहाँ पे बड़े जो है ना रेगुलर बेसिस पे वो वहाँ पे डिजाइन होते हैं। बल्कि उनके स्कूल के बाज कंट्रियों ने अपने बच्चों की ये एग्रीकल्चर, उनकी एजुकेशन पॉलिसी बना दी है
कि आप महीने में या साल में एक दफा एग्री फील्ड में जाएंगे और एक डायरी लिखेंगे आपने वहाँ पे क्या सीखा। अनफॉर्चुनेट हमारे शहरों के बच्चों को अगर देखें, दे हैव नो आइडिया अबाउट दिस, कि जो हमारे डाइनिंग टेबल पर सब्जियां, फ्रूट, ग्रेन्स आती है वो किन किन प्रोसेस से गुजर के आती है, हमें आइडिया ही नहीं है। मतलब अगर हम बड़ी मजाक की बात करें तो हमारे शहरों के बच्चों को पता नहीं मूलियां दरख्तों पे लगती हैं, जमीन में होती है, कहाँ से आती हैं। तो गुड़ जो है वो फसलों पे, दरख्तों पे लगता है जब प्रोसेस होता है। तो ये बेसिकली डाइनिंग टेबल पर फसलों का आना, सब्जियों का, फ्रूट का, ग्रेन्स का आना, ये एक बहुत एक फार्मिंग प्रोसेस से गुजर के आती हैं। और हमारे बच्चों को आइडिया होना चाहिए कि ये वो फार्म पे जाएं। ये तभी मुमकिन होगा जब वो फार्म पे जाएंगे, टूर्स करेंगे। तो एग्री टूरिज्म दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है और हमें इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर पूरे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। पोटेंशियल मौजूद है हमारे पास, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जस्ट इसकी नोक पलक देनी है और ब्रांडिंग करनी है। मतलब फार्म को ब्रांड कर दे, फार्मर को ब्रांड कर दें और फार्मर की प्रोडक्ट को ब्रांड कर दे, तो हम एग्री टूरिज्म बन चुके हैं बस सारा। मतलब हमारे पास सारी चीजें तो बनी पड़ी हैं, जैसे हमने ब्रांडिंग करनी है इसकी बस सारी। जी। सर मेरी लास्ट वीकेंड जितनी भी डिस्कशंस हुई उसमें दो चीज़ें जो है ना वो कह लें कि हर गेस्ट ने जो है ना उनकी निशानदेही की। एक उन्होंने कहा कि हमारे जो एग्रेरियन स्टूडेंट्स हैं उनमें नॉलेज जो है उस तरह उनका इम्प्रूव नहीं होता, अपडेटेड नहीं होता, और दूसरा उनके पास स्किल नहीं होती उस लेवल की। तो मुझे ये बताएं कि एग्री टूरिज्म एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को नॉलेज को किस तरह अपडेट करने में मदद कर रही है, और किस तरह उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें एग्री टूरिज्म का क्या किरदार है। ये सबसे पहले अगर हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, जैसे हमारी बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान में, जो सबसे बड़ा नाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, फिर बहर जो हमारी पीर मेर अली शाह एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पेशावर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, टंडोजा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसी तरह सो एंड सो। तो यूनिवर्सिटियों का किरदार जो अनफॉर्चुनेट, अब हम जब डिग्री लेके हमारा बच्चा एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में या किसी में निकलता है तो बाद में वो पेस्टिसाइड कंपनियों की मार्केटिंग कर रहा होता है। वो फोर व्हील गाड़ी मिल जाती है, उसको टारगेट दे दिए तो आपने ये दवाई बेचनी है, और मतलब वो आम मार्केटिंग वाला काम है जो वो कर रहा होता है सारा। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान में शायद नौकरियां तो हमारे पास अब इतनी नहीं है कि हम अपने बच्चों को डिग्रियां लेने के बाद हम नौकरियां दे सकें। तो फार्मर का बच्चा भी अब फार्मिंग नहीं करना चाह रहा, वो भी चाह रहा है कि वो उसको किसी बैंक में नौकरी मिल जाए, किसी अच्छी किसी वो ऑफिस में नौकरी मिल जाए, एसी वाला कमरा हो, घूमने वाली कुर्सी हो। तो वो भी अफसरशाही वाली नौकरी जो है ना वो ढूंढता है। तो नौकरी करना एक अलग काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में जब वो दाखिला ले तो उसी वक्त में हम उनको एजुकेट करें कि हमने नौकरियां नहीं करने वाला बनना है, हमने नौकरियां देने वाले बनने हैं, हमने एंटरप्रेन्योर्स बनना है। और एंटरप्रेन्योरशिप में इतना पोटेंशियल है, मैं अभी बताऊं कि हमने वैल्यू एडिशन पे तो अभी पाकिस्तान में काम ही नहीं हुआ। हमारे एक दोस्त हैं मुर्शद काजी साहब हैं, वो यूएसए में होते हैं, उन्होंने क्ले हांडी के नाम से ना वहाँ एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है सर। तो वो बड़ी टिप्स, बड़ी मजे की उन्होंने अक्सर शेयर करते रहते हैं। तो कल ही उन्होंने एक जामन के ऊपर उन्होंने एक शेयर की पोस्ट, उन्होंने कहा कि इंडिया ने पूरी दुनिया में जामन का अपना जो नेक्टर है, इसका जूस वगैरह वो इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा काम हो सकता है कि हम भी अपनी, हमारे पास ही जामन बहुत है, हमारे पास ही बहुत सी ऐसे फ्रूट है, क्या हम भी कभी ऐसा होगा कि हम भी अपने फ्रूट के वैल्यू एड प्रोडक्ट्स दुनिया में या पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो बात करने का मकसद ये है कि हमारे एक एक फसल में, एक एक फ्रूट में, एक एक ग्रेन्स में हमारे पास जो है ना वो बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है एंटरप्रेन्योरशिप की शक्ल में। जैसे हमारे एक जो एग्री टूरिज्म के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर है यासिर, डॉक्टर यासिर रंधावा साहब, तो वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है ना वो बनाते रहते हैं। पिछले दिनों जब हमने गावा फेस्टिवल किया तो वहां पे हमने एक बहुत, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि अमरूद जो हम 40 रुपए किलो बेचते हैं मंडी में ले जाके, और जो अमरूद के पत्तों का कावा है, जो गावा लीफ टी है, अगर आप अभी गूगल पे सर्च करें आपको आइडिया होगा कि गावा लीफ टी कोई 2,000 रुपए किलो इसके जो पत्ते हैं, इसके जो अमरूद के जो पत्ते बिकते हैं सारे दुनिया में, इसका जो रेट है, बल्कि शायद दुनिया में तो बहुत ज्यादा रेट होगा। तो अगर आप गूगल पे जाएं आपको अंदाजा होगा कि जो हमारा ये ब्लैक प्लम्प है जिसको हम जामुन बोलते हैं, इसके पत्तों का कावा, फिर हमारा जो ऑलिव है इसके पत्तों का कावा, इसी तरह गावा के पत्तों का कावा, वो शायद फ्रूट से भी ज्यादा जो है ना वो वैल्यू एड, ज्यादा कीमती चीज है। तो हमने जस्ट समझा कि ब्लैक टी जो है ना, जो चाय की दरख्त के पत्ते ही सिर्फ पिए जाते हैं और बाकी चीजों के नहीं, हमें आइडिया नहीं है सारा। तो बेसिक बात करने का मकसद ये है कि अगर हमारे बच्चे इसी तरह जब बात करें हम
हर्ब्स प्लांट की, हम हमारे स्पाइसेस की बात करें, जैसे कड़ी पत्ता है, तेजपात है, लेमन ग्रास है, मतलब सो एंड सो बेशुमार ऐसी हर्ब्स है जिसमें दुनिया में इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। और हम आज तक हर्ब्स बाहर से मंगवा रहे हैं, और इसको ग्रो करने का हमने कभी तसव्वुर नहीं किया कि पाकिस्तान में हम हर्बल एंड स्पाइस गार्डन को बनाएं, उसको हम ब्रांड करें, उसका हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं, वहाँ पे स्कूलों के कम्युनिटी आए। वो सिर्फ ये नहीं कि वो बीमार बंदे आए, वहाँ पे जो सेहतमंद तर्ज जिंदगी गुजारने के ऊपर भी जो लोगों का एक कर्ज होती है कि हमने सेहतमंद कैसे रहना है, हमने अपना कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करना है, अपने अपना ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल रखना है, हमने कैसे अपने ऊपर फैट नहीं आने देना, हमने अपने दिल को कैसे तंदुरुस्त रखना है, कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कौन सी ऐसी जो फ्रूट हैं इस जिसको खा के हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो नॉर्मल रह सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है, हम डायबिटिक पेशेंट नहीं बन सकते। तो ये इसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है, ये सारी चीजें जो है वो मौजूद हैं सारी, और दुनिया में प्लस माइनस हो रही हैं, इंडिया में हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही होंगी, लेकिन अभी तक वो जो अनएक्सप्लोर्ड सारे फील्ड हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूलों के जो यूनिवर्सिटियों के में हम एग्रीकल्चर के बच्चों को वेरी फर्स्ट डे से के ऊपर हम उनकी क्लासेस कराएं, एंटरप्रेन्योरशिप की बकायदा तौर पे एक उनका सब्जेक्ट होना चाहिए इसके ऊपर। बल्कि अगर एग्री टूरिज्म का सब्जेक्ट हो तो वो हम उनको गांव के फार्मर के साथ मिला दे कि ये बच्चे जब पढ़ लिख के अपने गांव में जाएं तो वहां पे एग्री टूरिज्म की नई इंडस्ट्री बिल्ड कर दे वहां पे जाके सारे। मतलब जैसे फसलें तो पहले ग्रो हो रही हैं सारी की सारी, फ्रूट भी ग्रो हो रहा है, सब्जियां भी ग्रो हो रही हैं, तो इनके पढ़ने का फायदा ये होगा कि जो इन्होंने यूनिवर्सिटी से सीखा होगा एग्री टूरिज्म में या एंटरप्रेन्योरशिप में या वैल्यू एडिशन में, तो ये अपने गांव में जाके सर्व करें, अपने गांव के चीजों को जो उनके गांव में चीजें ग्रो हो रही हैं उनको जाके ब्रांड कर दे, उनको जाके वैल्यू एड कर दे, और वो सोशल मीडिया के ऊपर अपना पूरा ब्रांड जो है ना दुनिया में मुतारफ कराए। तो मैं नहीं समझता कि वो बड़े सक्सेसफुल जो है ना वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं इसके ऊपर। तब भी होगी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम एग्रीकल्चर के बच्चों को फार्मिंग सिखाएं, और फार्म टू डाइनिंग टेबल एक लफ्ज आता है, फार्म से लेकर डाइनिंग टेबल तक इतनी ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप मौजूद है, जो कनेक्टिविटी है कि हमने किस तरह फार्मिंग से लेकर डाइनिंग टेबल तक हमने पूरी जो प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है और मार्केटिंग है, जो तीनों चीजों को हमने कैसे कम्बिनेशन देना है, यही बेसिकली एग्री टूरिज्म है सारी की सारी। सर अगर वर्ल्ड की बात करें तो उसमें चाइना की अगर एग्जांपल देखें तो 1979 से पहले चाइना वाज एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री। उसके बाद उन्होंने अपना जो है वो इकोनॉमिक मॉडल चाइना के अंदर लॉन्च किया। उसके बाद हमने देखा कि चाइना जिसकी जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन थी एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी में अब 10% पे आ गई है। सर्विस सेक्टर जो कि इवॉल्व हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर से ही, तो उसने जो है वो चाइना की जीडीपी को डोमिनेट कर दिया और 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर की है। इसी तरह अगर हम फिलिपाइन को देखें तो जब एग्री टूरिज्म का उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इसके ऊपर अपनी पॉलिसी अनाउंस की, तो हमने देखा कि जो गुले दौदी के ऊपर फिलिपाइन उतना गुले दोदी दुनिया को नहीं भेजता जितने टूरिस्ट आके उसको देखने के लिए जो है वो उसकी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जीडीपी में। तो पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरक्स, जी जी, पाकिस्तान में सर इसके बिल्कुल बरक्स हम देखते हैं कि एक एग्रीकल्चरिस्ट है, उसके पास जब ज्यादा पैसे आते हैं, जब कह लें कि उसको इनकम जनरेशन उसकी ज्यादा हो जाती है, तो वो मिडिल मैन बन जाता है, वो आड़तिया बन जाता है। यानी कि दुनिया जो है वो सर्विस की तरफ जा रही है और हम जो है वो इस तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना कम चाम क्यों है, इसके ऊपर जरा बताएं कि एग्री टूरिज्म के पास इसका क्या सोल्यूशन है। देखिए मैं जुनेद बात यही करता हूँ कि अगर हम एक बंदा एग्रीकल्चर में वो चीज़ें ग्रो कर रहा है, वो फर्ज करें अगर वो गोभी जो है ना, मैं एक बात कर रहा हूँ मिसाल दे रहा हूँ, वो 10 रुपए किलो मंडी में डाल के आता है, तो 4-5 रुपए किलो तो वो आड़तिया भी कमा लेता है इसके ऊपर। एक बंदे ने 3-4 माह इसके ऊपर मेहनत की है, वो उसने अपनी अगर कॉस्ट निकाले सारा कुछ निकाले, चाहे वो 1 रुपया भी नहीं बचा रहा होगा पर केजी में, और वो जो आड़तिया है वो मिडल मैन है, वो इससे ज्यादा कमा रहा है। अगर वो उठा के वो रेडी वाले के पास जाती है या किसी बड़े स्टोर पे जाती है, वो उसको डबल ट्रिपल कीमत पे ले जाता है सारा, तो वो सबसे ज्यादा पैसे तो वो कमा रहा है सारा। तो बेसिकली जब हम इजी इनकम कमिंग पे जाते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो मिडल मैन है सारा, कि वो फार्मर से ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो बात ये है कि इसीलिए वो कहता है कि छोड़े गंदम ग्रो करने का, छोड़े फार्मर से गंदम खरीदें
और जनाब इसको बेच के हम इससे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जब फार्मर अपनी फसल को उसको बेहतर वैल्यूएट करनी आ जाएगी, बेहतर ब्रांडिंग करके उसको बेचना आ जाएगा, तो फिर जब मिडिल मैन का काम बंदा होगा तो वो खुद खुद फार्मिंग में आ जाएगा सारे का सारा। देखिए अगर अगर एक फार्मर गंदम ग्रो करता है, वो धूप में बैठ के उसको ग्रो करता है, उसको काटता है, उसको वो थ्रेशिंग करता है और सारी अपने घर में ले जाता है, तो छाव में बैठ के मैं कहता हूँ तो क्यों ना उसकी वो उसको 1 kg पैकिंग करे, 5 kg पैकिंग करे, वो होल ग्रेन और नेचुरल होल ग्रेन आटे के नाम से उसकी ब्रांडिंग करके चक्की पीस के उसको 5 किलो आटा बना के वो 100 रुपए किलो आटा बेच सकता है सारा। अभी अगर वो गंदम बेचता है तो वो तकरीबन उसकी बिकती है 40 रुपए किलो गंदम, तो वो 40 रुपए की बजाय वो 100 रुपए के ऊपर बेच सकते हैं अपना आटा जो है सारा। तो वो मैं हम पिछले हर प्रोग्राम में या हर फोरम पे हम ये बात करते हैं कि अगर फार्मर धूप में बैठ के अपनी सारी फसलें ग्रो कर सकता है तो छाव में बैठ के उसकी वैल्यूएशन क्यों नहीं कर सकता, उसको ब्रांडिंग क्यों नहीं कर सकता। आजकल तो सोशल मीडिया हर बंदे के हाथ में है, वो अपनी चीजों को बजाय वो टके टोकरी करके आड़तियों के हाथों में बेचे, वो कहेगा कि मैं अपनी फसल को खुद बेचना है। जैसे वो डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म का आइडिया को लोग जाएं उनके पास, वहां से डायरेक्ट फार्म से उनकी फ्रूट खरीद के लेके आए, ग्रेन्स खरीद के लेके आए, जो घर में हमारी, जैसे मैं आपको बताऊं जो है ना जुनेद, हमारी जो फोर फादर्स थे, जैसे हमारी जो दादियां थी, मैं कहता हूँ उनसे बेहतर क्या फूड का टेक्नोलॉजिस्ट कोई हो सकता है कि उनके जो हाथ का बना हुआ अचार होता था, जो उनके हाथ के बने हुए जैम होते थे, जो उनके हाथ के बने हुए वो सुखा के रखती थी अपनी डिफरेंट अपनी सब्जियों को, उससे अच्छी फूड टेक्नोलॉजिस्ट कौन हो सकता है सारा। तो वो आज भी वो अचार का टेस्ट जो है ना हमारे कोई भी ब्रांड नहीं बना सका, जो कमर्शियल ब्रांड है, जो हमारी जो दादियां जो परदादियां नानियां बनाती थी सारा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर फार्मर की फैमिली जो है अपने फार्म की प्रोडक्ट वो वही चीज सबसे पहले तो वो चीज ग्रो करे जो वो बेच सकते हैं, नंबर वन, तो इसके ऊपर वो कोई कंप्रोमाइज ना करे, वो चीज जो बेच सकता है या जो इसको वैल्यू एड कर सकता है, जिसको मार्केट का असल वही वो ग्रो करे बस, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज आ जाए, वो अपनी चीज ग्रो करे, उसको अच्छी ब्रांडिंग करे, इसकी अच्छी पैकिंग करे और अच्छे ग्राहक उसको हमेशा पूरे साल में। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, हमारा एक फार्मर है, वो गन्ना लगाता है, उसकी वो हर साल वहां पे जो है ना गुड़ मेला कराते हैं, वो अपना फार्म के ऊपर हर कर गुड़ गुड़ फेस्टिवल कराता है। अच्छा वो क्या करता है कि गन्ना ग्रो करता है, गन्ने का वो बड़े अच्छे तरीके से साफ करके उसकी जो है ना वो गुड़ बनाता है, जिसमें वो सौंफ का गुड़, अजवाइन का गुड़, कलवंजी का गुड़ और दूसरे डिफरेंट गुड़ को ब्रांड किया हुआ है सारा, और उसकी बड़ी अच्छी 1 kg की पैकिंग करता है। और वो जो लोग वहां पे जाते हैं गुड़ मेले के ऊपर, वो ज्यादा हजारा वो हजारों में लोग पहुंचे होते हैं, तो वो गुड़ जो है ना एक दिन में तो उनका पूरा नहीं कर सकता, तो लोग क्या करते हैं उसको एडवांस पैसे दे देते हैं और उसको पूरे अगले 6 माह की उसको जो बुकिंग मिल जाती है, जनाब कि आप हमें ये जब मर्जी भिजवा दें, ये हमारे पैसे रख लें, हमारा ऑर्डर लिख लें, हमारा ये एड्रेस है तो हमें आप भिजवा दें या हमें फोन करें हम आके ले जाएंगे। तो मतलब बात करने का ये कि उसको टैक्ट आ गया, जो उसको तरीका आ गया कि मैंने अपना गन्ना ग्रो करके मिलों के पास जाके जलील नहीं होना कि आज वहां पे 7 किलोमीटर लंबी लाइन में लगा हुआ हूँ और जाके 1 साल के बाद मुझे पैसे मिलने हैं 180 रुपये मान वो गंदा देता है। यकीन जाने जो बालन का जो हमारा जो ईंधन है ना, इसका मोल 600 रुपये मन है, इसका जो रेट है, और गन्ने का रेट जो जिसको 1 साल ग्रो किया है उसका 180 रुपये मन है। आप अंदाजा करें ये हमारा डिफरेंस क्या है कि नेस्ले की बोतल 100 रुपए की बिकती है और फार्मर का दूध 40 रुपए लीटर बिकता है। ये क्या मजाक है हमारे साथ, मतलब ये आप अंदाजा करें कि हो क्या रहा है ये सारी चीजों में। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारे फार्मर को ये बिल्कुल रियलाइज करना पड़ेगा कि वो चीज वो करो करे जो वो मार्केट कर सकता है, जिसको वो खुद बेच सकता है। तो रोल ऑफ मिडल मैन मिनिमाइज हो जाएगा ऐसा ऐसा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं इसको, रोल ऑफ मिडल मैन। अब दुनिया में जैसे हमने स्ट्रॉबेरी लेनी है, हम फील्ड के ऊपर जा रहे हैं, हमने एप्पल जाना है, पिक योर ओन एप्पल, पिक योर ओन स्ट्रॉबेरी, पिक योर ओन ग्रेप्स, तो पूरी दुनिया में होता है, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। फार्मर अपने फार्म को इतना खूबसूरत वो बना दे, ऑलरेडी हमारे फार्म बड़े खूबसूरत हैं, सिर्फ उसकी नोक पलक बनानी पड़ेगी कि जैसे आपके सामने आपको याद होगा कि पिछले 2013 से हम जो ग्रेप फेस्टिवल कराते हैं वहाँ पे राना खयूम ग्रेप फार्म जो शाहकोट में है, तो अब 5-6 सालों में वहाँ पे फैमिलियां जाती हैं, वो एक दाना भी अंगूर का मंडी में नहीं देता बंदा। अब तो उसने वहाँ पे अंगूरी सिरका का यूनिट लगा लिया, उसका जैम बना रहा है सारा, तो उसने डिफरेंट वैल्यूएड प्रोडक्ट बना ली, वहाँ पे झूले लगा दिए बच्चों के, और वहाँ पे उसने जनाब डिफरेंट छोटे छोटे वो टूरिस्ट अट्रैक्शन डेवलप कर दी, तो अब तो वो सारा अंगूर अपने फार्म के ऊपर बेचता है। तो ये मिसालें तो मौजूद हैं, मुश्किल काम तो है ही कोई नहीं।
ये सिर्फ फार्मर को थोड़ी खर्च करनी पड़ेगी कि मैं आई कैन डू दिस, या जो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ये उनके साथ जाके जुड़े पार्टनरशिप के तौर पे कि जनाब आप जो ग्रो कर रहे हैं आप ग्रो करेंगे और मैं इसको ब्रांड करके बेचूंगा, मतलब दो पार्टनर बनेंगे इसके अंदर। ये बड़ा एक बिजनेस मॉडल भी है कि यूनिवर्सिटियों के बच्चे गांव में जाएं और वहां पे जाके उनके साथ ब्रांडिंग करें, उनके फार्म की ब्रांडिंग कर दे, उनके नाम की ब्रांडिंग कर दे, उनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर दे। वो कह के फर्ज करें आप पहले 1400 रुपये मन गंदा बेचते हैं, अगर आप 4000 रुपये मन बिकेगी तो उसके ऊपर जो पैसे बचेगी वो आधे आपके हो गए थे मेरे हो गए, या इस तरह मेरे वट एवर जो भी कंडीशन हो जाए। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि ये एक बिजनेस मॉडल है जो बड़े आराम से बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के हम उसको जो है ना वो इस तरह के मॉडल बना सकते हैं सर। जी बिल्कुल सर, हमारी कह लें कि जो मौजूदा सिचुएशन है उसका अलमिया भी ये है कि हमारे फार्मर के जो एक्सपेंसेस हैं वो डेली बेस पे हो रहे हैं और उसकी इनकम जो है वो सीजनल है। तो जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे तो मिडल मैन क्योंकि एक्सप्लॉइट करता ही इसी वजह से है कि हमारे फार्मर के एक्सपेंसेस डेली बेस पे हो रहे होते हैं, वो उसको उनको मीटअप नहीं करता और वो मिडल मैन से एक्सप्लॉइट हो जाता है। तो जब तक कह लें कि मिडल मैन जो है अगर हम उसके रोल को मिनिमाइज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जरूरत है कि हम मिडल मैन के कंसेप्ट को जो है वो चेंज करें। यानी कि वाई नॉट हम वो वाला रोल प्ले करें कि फार्मर से उसकी चीजें लेके जो है वो कस्टमर तक पहुंचाएं, जिसका फायदा फार्मर को भी हो और हमारे कस्टमर्स को भी हो। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। दूसरा सर, आपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात की। अभी परसों मैं एक भाई का इंटरव्यू ले रहा था, वो बता रहे थे कि उनके कजन ने जो कि एग्रेरियन है, पेस्टिसाइड सेक्टर को छोड़ के उन्होंने अपने जो एरिया उधर एक छोटी सी आटे की चक्की बना ली है। तो कहते कि मैं उसे कहता हूँ कि तुम ये ना कहो कि ये आटे की चक्की है, बल्कि कहो कि मैंने स्मॉल मिल जो है ना वो बना ली है। एग्जैक्टली। तो बड़ा यानी कि वो हैंडसम अमाउंट जो है उधर से, बिल्कुल अब बड़ी हैंडसम अब आप अमाउंट जो है देखिए ना, वो कर रहे हैं। आप तो देखिए सर ना। मैं जानना चाह जी जी जी, अब मैं ये बताना चाह रहा अब देखिए जो आटा हम शहरों में खा रहे हैं उसमें सूजी निकल जाती है, उसमें मैदा निकल जाता है, उसमें हर चीज तो वो निकल जाती है, उसके पास उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या रह जाती है जो हम खा रहे हैं, जो व्हाइट रंग की जो रोटी होती है। अब ये जो फार्मर है या ये जो एंटरप्रेन्योर है जब ये चक्की लगाएगा वो अच्छी गंदम लेगा, अच्छा उसको आटा बना के तो शहरों के लोगों को देगा, तो मेरे वो हेल्दी फ्लोर है, वो हेल्दी आटा है जो लोगों के तक पहुंचेगा सारा। तो ये एक तरह की खिदमत है। मैं समझता हूँ कि आज जो हम अक्सर लोगों को सेहतमंद रखना के लिए सेहतमंद खुराक का होना बहुत जरूरी है, और सेहतमंद खुराक जो है ना सिर्फ फार्मर ही लोगों को दे सकता है सारी। तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है कि सेहतमंद खुराक की सप्लाई चेन बनाना, ये बहुत बड़ी नेकी है। मैं से ये खिदमत भी है, पैसा तो इसमें है ही है, नेकी भी बहुत बड़ी है ये सारी चीजें। जी आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे सर थे? जब हम एग्री टूरिज्म को जी दे जी 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 जी, जब सर हम एग्री टूरिज्म को देखते हैं तो इसमें कह लें कि बहुत सारे हैं जो आपने एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल्स ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराए मार्केट के अंदर, बल्कि वो बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं। और वैल्यू एडिशन की बात की जाए तो उसमें भी आपकी बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहे वो मोरिंगा की हैं या चाहे वो जैम की सूरत में है। आपके पास मुझे याद है कि एक दिन मैं आया तो आपने मुझे रोज का जो है वो जैम, जो कि यानी कि मैं इमेजिन ही नहीं था कर सकता कि रोज का भी जैम हो सकता है। तो सर मैं जानना बिल्कुल। चाहूंगा कि कौन कौन से सक्सेसफुल एग्रीप्रेन्योरशिप के मॉडल्स आपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं और कौन कौन सी किस तरह वैल्यू एडिशन वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे हैं। देखिए इसको जो है ना, अब दो तरह से मैं आपको ये बताऊंगा जो हुआ है काम सारे। एक तो फार्मर खुद जो है ना वो चीज़ें प्रोड्यूस करा रहा है, उसमें सुपर फूड, किनवा, चिया, मोरिंगा, डिफरेंट आम फसलों अल्टरनेट क्रॉप्स ऐसी जो हाई वैल्यूड क्रॉप है उसके ऊपर फार्मर को हमने लगाया। दूसरा ये है कि कुछ जो उसकी वैल्यूडेशन प्रोडक्ट हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट जो फार्मर खुद बना रहा है और वो बजाय खुद उससे अगर नहीं उससे बेची जा रही, तो हमने डिफरेंट शहरों के अंदर भी हमने फार्मर मार्केट्स बना दी हैं। कुछ ऐसे ब्रांड बना दिए हैं जो शहर में ऑनलाइन काम कर रहे हैं। उनमें बोटेनिकल वंडर्स है, H&A है, फिर अल्ट्रा ग्रीन्स है, नेशनल हर्ब्स एंड स्पाइस गार्डन है, बोटेनिकल वंडर है। इसी तरह जो है ना काफ़ी सारे जो है ना ये हमारे ब्रांड्स हैं जो फार्मर से चीज़ें जो है ना अच्छी कीमत पे उठा रहे हैं और आगे अपना कुछ मार्जिन रख के उसको आगे बेच रहे हैं। एक तो फार्मर खुद बेच रहा है, दूसरा ये जो ब्रांड्स हैं ये बेच रहे हैं सारे। तो अब फार्मर जो है ना, जैसे एक हमारा फार्मर है उसने एलोवेरा ग्रो किया हुआ है,
वो एलोवेरा का जूस और जेल 2 चीजें बनाता है सर। अब वो अपने तौर पे भी बेच रहा है, उसको बहुत अच्छी वो अपनी चीजें बेच पा रहा है, लेकिन साथ में वो उसके पास जो एक्सेसिव होती हैं वो इन्हीं ब्रांड्स को वो बेच देता है। वो अपने अलहदा से ब्रांड जो है ना वो अपना ब्रांडिंग मोनोग्राम लगा के वो अपनी तरह से बेच रहे हैं सारी। तो ये 2 तरह से चीजें जो है ना वो बिक रही हैं। जो आपने बात की है डेली के ऊपर फार्मर की इनकम लाना, ये दुनिया में इसके ऊपर सच हो चुकी है सारी, कि जब तक फार्मर जो है ना वो एग्री टूरिज्म इंडस्ट्री में नहीं आता, उसकी इनकम डेली के ऊपर हो ही नहीं सकती सर। देखिए, जब वो अपने फार्म की इनकम वो डेली के ऊपर तभी ला सकता है जब वो डेली उसके ऊपर विजिटर्स आते हैं, डेली उसके पास स्कूलों के टूर्स आते हैं, डेली उसकी वो अदर देन फार्मिंग को उसकी चीजें बिकती हैं, या उसने जो वैल्यू एडिशन की वो चीजें बिकती हैं, तो उसकी इनकम जो है ना वो डेली के ऊपर चली जाती है सारी। तो फार्मिंग जो है उसमें अगर हम डेली के ऊपर फार्मर की इनकम लाना चाह रहे हैं तो एग्री टूरिज्म इज द सोल्यूशन बेसिकली ओनली। जी सर कल मैं इंटरव्यू कर रहा था सईद मुगल साहब का, रोल ऑफ मीडिया इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ जी पाकिस्तान। जी तो उसमें उन्होंने मिसाल दी एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की। जी उन्होंने कहा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक जो लिंकेजेस है उसका गैप है। ये हमारा रिसर्च का एकेडमिया के साथ लिंकेजेस नहीं है, एकेडमिया के जो है वो फार्मर के साथ नहीं है, फार्मर के जो है वो बिजनेस आइडियाज उसके पास नहीं है, बेसिक स्किल्स नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एग्री टूरिज्म किस तरह ये लिंकेज जो है, क्योंकि आपके इवेंट्स हम देखते हैं उसमें बिजनेस कम्युनिटी भी हमको नजर आती है, उसमें फार्मर कम्युनिटी भी नजर आती है, उसमें एंटरप्रेन्योर्स भी नजर आते हैं, उसमें एकेडमिया के रिप्रेजेंटेटिव भी नजर आते हैं, रिसर्च विंग भी नजर आता है। तो किस तरह आप ये बिल्कुल। सब कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए, एग्री टूरिज्म को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए सबसे पहला जो टूल हमने शुरू किया था वो फेस्टिवल्स थे सारे। हमने सालाना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए। अब दुनिया में जाएं जो हर हर हार्वेस्ट को वो है ना सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली हमने अपनी जो हार्वेस्ट होती है किसी भी क्रॉप की, ख्वाह वो फ्रूट्स हैं, वो वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं, हर्ब्स हैं, जब भी हम उसको हार्वेस्ट करें तो हम उसको सेलिब्रेट करें उसको सारा। देखिए, अल्लाह ताला ने इस धरती के ने हमारे लिए जो रिस्क पैदा किया है, जो बैसाखी मेला होता था वो आपको पता वो क्या होता था? वो बेसिकली सेलिब्रेशन थे। वो जब गंदम की कटाई होती थी उसको सेलिब्रेट करते थे, यही बैसाखी मेला था। तो हमारा फार्मर बेचारा वो जो हार्वेस्ट करता है ना वो सेलिब्रेट नहीं करता, वो डर और खौफ में होता है। उसको पता है जो फसल आनी वो आधी मंडी में आड़तियों को दे देनी है, हमें भी पता नहीं को मिलना कि नहीं मिलना। मतलब उसको इनसिक्योरिटीज हैं सारी, ना बिकने की इनसिक्योरिटी हैं, अच्छी फसल ना होने की इनसिक्योरिटीज हैं। अगर बेहतर होगी, कभी तो हमारा आलू जो है ना वो 300 रुपये 200 रुपये किलो होता है, कभी वो 1 रुपये किलो होता है, कभी टमाटर 300 रुपये किलो होता है, कभी वो 2 रुपये किलो धक्के खा रहा होता है। तो मतलब हमें समझ ही नहीं आती कि हमारे साथ होना क्या है। फसल हम ग्रो कर लेते हैं लेकिन हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होना है। तो हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करना तो हमें सीखा ही नहीं था हमने कभी। तो एग्री टूरिज्म ने सबसे पहले तो क्या किया कि हम अपनी हर हर हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और उसमें खुशी और सेलिब्रेशन फेस्टिविटी क्रिएट करते हैं। और इस खुशी और थी अल्लाह के शुक्राने में और फेस्टिविटी में हम शहर के लोगों को इन्वॉल्व कर देते कि कम एंड सी कि गांव के लोग जो है ना वो किस तरह अपनी फसलों को जब हार्वेस्ट करते हैं तो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं सारा। एक फेस्टिविटी का माहौल होता है, ढोल ढमक्का हो रहा है, गांव के खाने, गांव का कल्चर, गांव के वो उसी तरह के गेमें हो रही हैं, फसलें कट रही हैं, तो वो थ्रेशर लगे हुए हैं सारे। तो बेसिकली एक तो हमने ये पाकिस्तान में एग्री टूरिज्म ने काम किया कि हर फसल को हमने सेलिब्रेशन में ले गए हैं सारी, शहर के लोगों को हमने उसके साथ जोड़ा। और सेकंड, हमने जो स्कूल यूनिवर्सिटियों के बच्चे थे, जिस तरह हमने एग्रीकल्चर क्लब यूनिवर्सिटी में बना दिया, एग्रीकल्चर में अरड में, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, इस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में हमने एग्रीकल्चर क्लब बना दिए। वो पूरी पूरी यूनिवर्सिटी से बच्चे लेके वो वहाँ पे वो भी पहुंच जाते हैं, वो भी बेसिकली वो सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं लेकिन वो सीखते हैं वहाँ पे सारा प्रोसेस जो सारे प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं हर चीज को सारा। इसी तरह हम अकेडेमिया, मैंने जिस तरह वो उसको साथ ले लिया। फिर हमने इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो वैल्यू एडिशन की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी हम वहाँ पे दावत देते हैं, वो भी आते हैं। तो फैमिलीज डेफिनेटली, शहरों की जो फैमिलीज हैं, कॉमन कम्युनिटी है, वो भी आती है। जो स्कूलों के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हो गए, फिर वहाँ पे अकेडेमिया हो गया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज आ गई। तो ये सारे लोग जहाँ पे ये
तो हमारा तो स्लोगन ही यही है, कनेक्टिंग पीपल, जो है ना, हम तो कहते हैं कनेक्टिंग पीपल, हम यही लोगों को जोड़ना हमारा काम है, हर तरह के लोगों को जोड़ते हैं। और ये सब लोग जुड़ते हैं फार्मर के साथ बेसिकली। जब फार्म के ऊपर जाएंगे तो फार्मर के साथ जुड़ेंगे, तो ये फार्मर, मीडिया, और हमारा जो एकेडेमिया, फिर आम कम्युनिटी, और हमारे जो है सारे इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ों को हम एक जगह पे इकट्ठा करते थे, यही हमारी कनेक्शन है। और इससे जो बेसिकली जो बेहतरी आती है, जो बेटरनेस आती है जिसके अंदर, वो और बेहतर तरीके से चीज़ें जो है ना एक्सप्लोर होती हैं। और जो इंडस्ट्री वाले आते हैं वो कहते हैं अच्छा इसकी ये बन सकती है, तो उसके ऊपर R&D लगा देते हैं सारे। तो फार्मर को पता चलता है कि अच्छा अगर ये बन सकती है तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं ये कर लूँ। तो इस तरह बेसिकली बेहतर से बेहतर जो है ना वो चीजें हो रही हैं, इसके बड़े सक्सेसफुल मॉडल जो है ना वो बन चुके हैं सारे। अब जो और डेवलपमेंट हमने की, वो हमने नेशनल डेज जो है हमने पाकिस्तान में, यही जो हम फेस्टिवल्स करते हैं, उसको हमने नेशनल डेज डिक्लेयर कर दिए सारे। एक एक फसल का हमने कौमी दिन बना दिया, जैसे हमने ऑलिव का कौमी दिन है, किचन गार्डन का कौमी दिन है, बनाना का कौमी दिन है, मैंगो का कौमी डेज है, सिट्रस का कौमी दिन है, गावा का कौमी दिन है। तो हमने हर हर एक एक फ्रूट का, सब्जी का, ग्रेन का, किनवा का नेशनल डेज हमने बना दिया। तो ये नेशनल डेज का जो कैलेंडर है, ये पूरा हम बना रहे हैं, उस नेशनल डे को सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली ये इवेंट जो है ना वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इसके जिस तरह अभी मैंने बात की कि ये जो नेशनल डेज हैं, ये जो फेस्टिवल्स हैं, ये बेसिकली कनेक्टिविटी डेवलप करते हैं मीडिया की, फार्मर की, इंडस्ट्री की, और एकेडेमिया की। ये सारी बेसिकली वो लिंकेजेस जो है ना वो डेवलप होते हैं सारे। जी। सर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखा जाए तो लर्निंग में जो सबसे ज़्यादा कह लें कि यूनिवर्सिटी लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में मैंने चीज़ फील की, वो ये थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरटेनमेंट नहीं है। इंटरटेनमेंट ना होने की वजह से इंटरेस्ट जो है वो बिल्डअप नहीं होता, और इंटरेस्ट बिल्डअप ना होने की वजह से हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ओन नहीं करते। लेकिन आपके इवेंट्स में हमने देखा है कि आपने जो है वो इंटरटेनमेंट, लर्निंग और एग्रीकल्चर, इन तीनों को आपने जो है ना वो इकट्ठा कर दिया है। और इसी ही की वजह है कि हमें इतना डिवर्सिफाइड एक्सपीरियंस आपके इवेंट्स में देखने को मिलता है। और उसकी मैंने बल्कि मेरी सईद मुगल साहब से जब प्रोग्राम में बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया, कहते कि जब मैं प्रोग्राम करता था तो मुझे वो कहते थे कि प्रोग्राम में जो है ना एक आधा गाना उसको रखे ताकि इंटरटेनमेंट हो, तो लोग इसको जो है ना देखे, तो चाहे वो कोई पंजाबी गाना रख दे। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी जो इंटरटेनमेंट अगर आपने देखनी है तो वो तब एग्री टूरिज्म नहीं थी, नहीं तो आपने उनके भी जो चीजें हैं ना वो इसमें इंक्लूड करनी थी, क्योंकि इतनी इंटरटेनमेंट आपके प्रोग्राम्स में जो है वो होती है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपका थीम विलेज का कंसेप्ट है, उससे आपकी मुराद क्या है? और उसमें जो आप मंडी, जो मॉडल मंडी का कंसेप्ट आप अपने इवेंट्स के ऊपर एग्जीबिशन की सूरत में दिखाते हैं, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या है? वो इस तरह है जुनैद, कि मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने एंटरटेनमेंट की बात की, उसके इसके पीछे फिलॉसफी मैं आपको बता दूं कि जो किसान का बच्चा जो है ना वो भी फार्मर इसलिए नहीं बनना चाहता कि एक तो इसमें पोटेंशियल नहीं है फार्मिंग में, दूसरा एंटरटेनमेंट नहीं है, फन नहीं है। जब ये सारी चीज़ें नहीं है, वो अदर सेक्टर में मिलेगी तो उसी में जाएगा, जा रहा जहाँ पे उसको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी उसको एंटरटेनमेंट मिलेगी, अच्छा फन मिलेगा, तो उसमें वो शिफ्ट हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर को जो हमने इंटरटेनमेंट फार्मिंग का लफ्ज हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंटरटेनमेंट फार्मिंग। एग्री टूरिज्म में इतने ज्यादा आइडियाज या इतने ज्यादा वो चीजें एक्सप्लोर की हैं जो इंट्रोड्यूस कराई हैं कि वो एग्रीकल्चर को हमने बेसिकली हमने इंटरटेनमेंट फार्मिंग बना दिया सारा। ये एक फन है, ये इंटरटेनमेंट है, इसको हमने बहुत ही खूबसूरत जैसे आप इसका रोल मॉडल है, जैसे कादरबख्श फार्म है। अगर आप देखिए तो ये भी एक किस तरह वो ये जहाँ पे आएंगे तो एक बड़ी अलग की दुनिया नजर आती है सारी। इस तरह का फार्म बनाना या इस तरह का फार्म ओन करना हर फार्मर की ड्रीम हो सकता है सारा। तो बेसिकली बात यह है कि जैसे हमने बात की, अभी हम रेंटा फ्रूट ट्री का आइडिया अभी हमने लॉन्च किया पिछले दिनों। सिट्रस का एक बाग है सरगोदा में, उसको हमने पांच पांच जो है ना दरख्तों का एक हमने लूप बना दिया, और हमने लाहौर के फैसलाबाद और मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों से लोगों को बुलाया कि 5 पौधे आप रेंट आउट कर लें। मतलब वो 5 पौधे रेंट कर लेते थे कि अब जब भी वो अपनी फैमिली से उठते संडे वाले दिन आएंगे, आप अपने बाग में जा रहे हैं, ना उसकी जमीन है, ना उसने पौधे लगाए, ना उसने पौधों को कुछ किया। वो फार्मर के पौधे हैं, फार्मर की जमीन है, लेकिन उसने 5 पौधे अपने वहां पे अपनी फैमिली के साथ साइज के हिसाब से, किसने 5 पौधे, किसी 10 पौधे, किसी 15 पौधे रेंट आउट कर लिए।
अब उसके पौधों के ऊपर जो फ्रूट है उसके राइट्स उस फैमिली के है जिसने उसको रेंट आउट किया है सारा। तो वो फैमिली हफ्ते बाद जाती है, 5वें दिन जाती है, वहां से फ्रेश अपना फ्रूट अपने पौधे से वो वहां पे साथ छोटा सा कैंप लगा लेते हैं, वहीं पे बारबेक्यू पार्टी करते हैं, वहीं पे जनाब अपनी फैमिली के उसने कोई झूले झूले लगा लिए और साथ में अपने पौधों के पास बैठ के कि ये हमारा बाग है जी। मतलब आप देखेंगे इसमें कितनी फन और कितनी जो है ना वो एंटरटेनमेंट लेके आ गए सर। अब फार्मर जो है वो ना मंडी जा रहा है, ना वो उसको तोड़ने का है, ना उसको उसको पैकेजिंग का है, उसको कोई फिक्र नहीं है कि मैंने क्या करना है। उसको ये पता है कि मेरा खड़ा पौधा जो है ना मैंने बेहतर कीमत में बेच लिया सारा इसको। तो फार्मर को भी कीमत बेहतर मिल गई और लोगों को जो इसमें फन मिला वो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। आप इसी तरह जैसे ऑलिव की अभी मैं आपको बताऊं कि ऑलिव के ऊपर बहुत से लोग ये करते हैं, एक दरख्त पूरा जाके फैमिली जो है ना वो ऑलिव का दरख्त वो खरीद लेती है, पूरा ऑलिव का एक दरख्त, उसके ऊपर वो जितना वो फ्रूट लगा होता है वो अपनी बच्चों के साथ मिलके ना वो नीचे चादर बिछाते हैं, बड़े साफ सुथरे तरीके से उसको तोड़ते हैं, उसको वॉश करते हैं, और वहीं पे हमने एक छोटी सी मशीन ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन लगा दी कि जाते हुए अपना ऑलिव ऑयल जो है ना इसमें से निकाल ले सारा। वो वहां पे जो है ना अब मुझे बताया कि इसमें जितना उसने फन किया है पूरे दिन में एक फैमिली ने, वो किस जगह पे या किससे मिल सकता है सारे के सारे। तो ये जो है एंटरटेनमेंट और फन हम एग्री टूरिज्म के अंदर ना सिर्फ मौजूद है बल्कि फार्मर इसको एक्सप्लोर करके बहुत बेहतर इसके अंदर जाके अपने इकोनॉमिक्स को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा जो विलेज की आपने बात की, हमने जो थीम विलेज दिए जो हम फेस्टिवल करते थे, तो वो एक दिन का फेस्टिवल होता था या 2 दिन का फेस्टिवल होता था। लोग अदर देन फेस्टिवल अगर वो जाना चाह रहे होते थे या फेस्टिवल वाले दिन वो फारग नहीं जा पाए तो बाकी दिनों में अगर फारग है तो जाना चाह रहे हैं, तो अब हम रेगुलर बेसिस के ऊपर हम पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पे अल्लाह ताला ने वो नेचुरली हमें ऐसे हब बना दिए, जैसे हमने सरगोदा में सिट्रस विलेज बना दिया, शरकपुर में गावा विलेज बना दिया, इसी तरह एप्रिकॉट विलेज है, फिर हमने चेरी विलेज है, फिर हमने पीच विलेज है, फिर ऑलिव विलेज है, पीनट विलेज है, फेक का एक विलेज है। तो इसका मकसद यह है कि रेगुलर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस जो है ना वो बना दी। तो वहाँ के जो लोकल फार्मर हैं जो उस गांव के जो विलेज हमने डिक्लेयर किया है, वो 5 10 15 फार्मर जो है ना वो लोकल फार्मर कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाते हैं। और वहाँ के कोई बंदा साग मकई की रोटी बेच रहा है, कोई बंदा वहाँ पे अपने विलेज की कल्चर की चीजें बेच रहा है, किसी ने वहाँ पे रेस्टोरेंट कैफे बना दिया, कोई अपने फ्रूट बेच रहा है। तो इस तरह बहुत से फार्मर मिलके वो एक पूरा विलेज जो है ना वो थीम विलेज क्रिएट कर देते हैं। तो उन्होंने अपनी बैठकों को उन्होंने रिजॉर्ट्स बना दिया और घर के खाने मिलके वो रिजॉर्ट जो है ना उनको सर्व कर रहे हैं। जो फैमिली कराची से आती है वो सरगोदा में रहना चाह रही है, तो वो उन्हीं फार्मर की बैठक के अंदर जो उन्होंने रिजॉर्ट में कन्वर्ट किया उसमें वो 2 रहते 3 रातें वो फैमिली पैकेज लेके आते हैं कि हमने 3 दिन रहना तो हमने कितने पैसे पे करेंगे, 3 दिन खाना भी खाना है, 3 दिन रहना है, साथ भी कुछ लेके जाएंगे। तो बेसिकली वो लोग जो है अपनी बैठक को या अपने वो जो उनका जो मर्दान खाना है उसी को उन्होंने रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने एक थीम विलेज का जो कंसेप्ट है कि हर फ्रूट के ऊपर, हर सब्जी के ऊपर, जहां जहां पे भी उसकी फ्रूट का वो हब है या इसका, तो वहां पे हमने वो थीम विलेज बना दिए, डिक्लेयर कर दिए। अब काफी सारे थीम विलेज जो है ना वो इन प्रोसेस में है, कुछ डिक्लेयर हो चुके हैं जो हमारे फेसबुक के ऊपर वो हमेशा अनाउंस होते हैं, और राउंड द ईयर लोग वहां पे जा सकते हैं और जो भी वहां पे चीज अवेलेबल हो वो उसको वो वहां पे जाके इंजॉय भी करें, खरीदें और वहां पे टेंशन फ्री टाइम गुजारें, नेचर के साथ कनेक्टिविटी अपनी जोड़ें और वहां पे जाके अपना पूरा एंटरटेनमेंट फन करें सारी के सारी। सर मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगा कि मेरे अक्सर दोस्त हैं जॉब स्पोर्टर और डिफरेंट इनिशिएटिव जो मैंने लॉन्च किए हुए हैं, तो उसमें यानी कि उनका ना मेरे से शिकवा होता है कि जुनेद भाई आप जो हैं सिंध की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, आप केपीके की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं जी जी। करते, आप जो है वो बलूचिस्तान की जी जी। इंफॉर्मेशन शेयर शेयर नहीं करते, गिलगित बल्तिस्तान की शेयर नहीं करते। तो उसमें यानी कि मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा है वो पाकिस्तान है, और उसमें एक्टिविटीज जो है पोटेंशियल अल्लाह ताला ने हर एक जो है वो जो है दिया हुआ है हर सूबे को, लेकिन मसला क्या है कि चीजें हाईलाइट नहीं होती। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान क्या ये सिर्फ पंजाब को सर्व कर रही है या पूरे पाकिस्तान में आपके प्रोजेक्ट्स और आपकी एक्टिविटीज जो हैं वो पूरे साल में चलती रहती जुनैद हैं? बिल्कुल, जब हम एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जब हम लिखते हैं, इट मीन्स कि ये पूरे पाकिस्तान की जो है ना वो एक नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है। हम एक वॉलंटियर्स की पूरी एक टीम है जो कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक पूरा नेटवर्क है हमारा सारा।
अभी हम सिंध में हमारा फर्स्ट एनुअल नेशनल बनाना फेस्टिवल हम पिछले साल किया, अभी सेकंड एनुअल बनाना फेस्टिवल हमारा जो है वो बिल्कुल अभी फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर में होने जा रहा है। और वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है फार्मर्स का, और वहाँ पे हम बाकायदा तौर पे अच्छी कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। फिर एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान फ्लावर शो जो है ना, उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है जो CVU के ऊपर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान अरेंज करती है। हम उनके बड़े स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने में वहाँ पे हम स्टॉल्स भी लगाते हैं, और पूरे पाकिस्तान के जो फार्मर हैं उनको हम वहाँ पे एक्सेस देते हैं कि आप देखें। और उस जो फ्लावर शो को कोई अबाउट कोई 2-2.5 लाख लोग 3 दिनों में विजिट करते हैं, उस वो फ्लावर शो को जो वो कराते हैं। तो उसमें वो देखिए जो हम वहाँ पे पूरी अपने एग्री टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्टॉल लगता है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से फार्मर आके वहाँ पे सिंध के लोगों को या कराची के लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं वहाँ पे सारा। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में हम चेरी फेस्टिवल करा चुके हैं, वहाँ पे हमने एक चेरी विलेज भी बना दिया। इसी तरह वहाँ पे चेरी फेस्टिवल जो सॉरी ये एप्रिकॉट फेस्टिवल है, एप्रिकॉट विलेज भी हमने बना दिया, एप्पल विलेज बना दिया, एप्रिकॉट फेस्टिवल भी कराते हैं। तो वहाँ पे GM साकब हैं जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के वहाँ पे शिगर में, तो वो हमारे एम्बेसडर हैं वहाँ पे, जो ये सारे पूरे गिलगित बल्तिस्तान को देखते हैं। मैं भी वक्तन फक्तर वहाँ पे जाता आता रहता हूँ, जो वहाँ पे जो इवेंट होते हैं उसकी ऑर्गेनाइज करने में, उसको पहले 2-4 दिन पहले जाके उसको देखना सारा, बल्कि मुख्तलिफ ट्रेनिंग फार्मर की जब कराते हैं तो उस वक्त भी मैं वहाँ पे जाता रहता हूँ। इसी तरह अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ पे भी हमने जैसे अकबरपुरा पेशावर के साथ एक पूरा एक विलेज है जिसको हमने अकबरपुरा एग्री टूरिज्म विलेज बनाया। वहाँ पे प्लम का इसका पियर का हमारा बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। इसी तरह मानसेरा में हम गार्डन टी जो है इसके ऊपर वो चाय के ऊपर बगात को हम एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा चाय के ऊपर हमारा फेस्टिवल होता है। फिर हम स्वात में हमारा जो पीच है, पीच विलेज पूरा बना हुआ है, वो उसको भी हम वहाँ पे फेस्टिवल कराते हैं हर साल। वो हमारा कोई तीसरा फेस्टिवल इस दफ़ा 2020 में होना था, अनफॉर्चुनेट कोरोना की वजह से नहीं हो सका, तो अब अगले साल इंशाल्लाह उसको हम कराएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि हम तो हर प्रोविंस में जाके जो है ना वो इवेंट कर रहे हैं सारा, और वहाँ पे यूनिवर्सिटियों में कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं, वहाँ पे नेटवर्क सारा बना चुके हैं सारा। तो ये आप इसको बिल्कुल पंजाब में नहीं कह सकते कि हम पंजाब में कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। और इसको हम अल्टीमेट अल्टीमेट हमारा गोल यही है कि अगर हम अल्टीमेट बात करें तो पाकिस्तान हम दुनिया में बेस्ट एग्री टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है ना हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हम कहते हैं कि ये हमारा 75% हाथों में है, इतना GDP एग्रीकल्चर से लेते हैं, इतना GDP हम एग्रीकल्चर के साथ हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कहने की बातें हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो हमारा सबसे बड़ा पोटेंशियल भी एग्री टूरिज्म के अंदर ही मौजूद है। हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को भी और हमारे फार्मर को भी, हमारी हर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों को भी, कि हम इसको एज ए सब्जेक्ट पूरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए एग्री टूरिज्म। जिस तरह हम हॉर्टिकल्चर पढ़ाते हैं, एग्रोनॉमी पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटियों में एग्री टूरिज्म को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। और जो बच्चे एग्री टूरिज्म पढ़े वो जाके अपने अपने विलेज के जाके वो एग्री टूरिज्म विलेज बनाएं। और पूरी दुनिया में हम जो है ना वो मतलब 365 दिन है, तो 365 दिन पाकिस्तान में मेले हो रहे हो, हर रोज एक मेला हो रहा है, कभी गुड़ का मेला हो रहा है, कभी कोई मेला हो रहा है। तो गोरे जब हमारी वेबसाइटें खोले पाकिस्तान की तो डेली देखे कि इस दिनों में कौन सा मेला कहाँ पे हो रहा है, तो हमने वहां पे जाना है। तो हम तो इस तरह का पूरा विजन लेके बैठे हैं कि पूरे पाकिस्तान को हमने दुनिया में एक एग्री टूरिज्म कंट्री बनाना है, और हम 365 दिन हमने मेले करने हैं। क्योंकि मेरा बिलीव है कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो मेले करती है, जो बीमार कौमें होती है उससे क्या मेले करने। तो बेसिकली हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, जिंदा लोग हैं जो अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी फसलों को सेलिब्रेट करते हैं, और जो अल्लाह ने रिज़्क दिया उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, मेले करना, फेस्टिवल्स करना, फेस्टिवल्स का माहौल करना। तो हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एग्री टूरिज्म कंट्री डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ये हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है, यही हमारी सोच है इंशाल्लाह। जबरदस्त सर, जिस तरह आपने बताया कि आप चाहते हैं कि 365 दिन जो है वो हम डिफरेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट करें एग्रीकल्चर के पाकिस्तान के अंदर। और जब मैं आपकी एक्टिविटीज देखता हूं तो कोई वीकेंड मुझे इस तरह नहीं मिलता, कोई वीक ऐसा नहीं मिलता जिसमें एग्री टूरिज्म का कोई ना कोई इवेंट ना हो। इवन के बाद बात ये होता है कि आप एक ही दिन में जो है इस्लामाबाद, गिलगित और कराची जो है वो जाते हैं, विजिट करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका नेक्स्ट इवेंट कौन सा आ रहा है, उसमें आप लोग क्या करेंगे,
और किस तरह जो है वो पार्टिसिपेट लोग कर सकते हैं, उसके कोई चार्जेस हैं या रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है? देखें, अभी एक तो हम 3 सितंबर को हम रीम यार खां में जनूबी पंजाब में हम एक एग्री टूरिज्म कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में हम उसको ऑर्गेनाइज जो शेड्यूल कर चुके हैं। 3 सितंबर को हमारी ये 5th जो है ना नेशनल एग्री टूरिज्म कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो वो वाइस चांसलर, फिर वहाँ के वो इम्तियाज़ अहमद वहाँ पे डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और वहाँ पे एक पतन मनारा, एक एग्री टूरिज्म पूरा विलेज हम डिक्लेयर कर चुके हैं। वो सदीक साहब जो हमारे अटलांटा से एक प्रोग्राम करते हैं बेटर पाकिस्तान के नाम से, उनका गांव है। तो उन्हीं की वो जो है ना ये सारी उनके जॉइंट वेंचर से पतन मनारा एग्री टूरिज्म विलेज, उसके फार्मर्स, और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी उनका एग्रीकल्चर का जीरी का डिपार्टमेंट है, उनका टूरिज्म हॉस्पिटलिटी का डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बिजनेस का, ये 4 डिपार्टमेंट मिलकर हमारे साथ ये इवेंट जो कर रहे हैं। इस तरह वहाँ की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो ये 3 सितंबर को हम वहाँ पे एग्री टूरिज्म कॉन्फ्रेंस जो है ना वो करने जा रहे हैं। फिर हम मिड ऑफ जो है 20 के करीब, 18 के करीब इस्लामाबाद में, चूंकि ये अभी सर्दियों की जो सब्जियां शुरू होने जा रही हैं, तो वहाँ पे हम जो है ना सर्दियों की सब्जियों के ऊपर एक इनिशियली एक ट्रेनिंग वर्कशॉप पॉजिटिव पाकिस्तान फाउंडेशन आबिद इकबाल खारिक साहब मिलके हम एक और ये जो इसके ऊपर पूरी वर्कशॉप करने जा रहे हैं। बल्कि पॉजिटिव पाकिस्तान जो है वो हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पार्टनर बन चुका है कि जो जो इवेंट होंगे वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको शेयर भी करेंगे। बल्कि आपस साहब खुद इतना इंटरेस्ट है कि वो खुद कहते हैं हम हर इवेंट में मैं आया भी करूंगा, और मैं अपनी पूरी पॉजिटिव पाकिस्तान फाउंडेशन को भी आपके साथ जो हेल्दी आप एक तर्ज जिंदगी लोगों को मुतारफ करा रहे हैं, सेहतमंद तर्ज जिंदगी दे रहे हैं, लोगों का नेचर के साथ तलक जोड़ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा एक हमारा एमओयू जो साइन हुआ है पिछले 14 अगस्त को हमारा इधर एग्रीकल्चर हेडक्वार्टर में। तो वो हमने पहले उनके साथ मिलके जो किचन गार्डन का जो ट्रेनिंग वर्कशॉप ये हम 20 को हम जो है ना सितंबर को इस्लामाबाद में करेंगे। फिर 27 सितंबर को हमारा नेशनल ऑलिव फेस्टिवल, 5th हमारा जो 5वां हमारा जो ऑलिव फेस्टिवल है, 27 सितंबर को ये चकवाल में, बल्कि ये कलर कार के पास सैगल ऑलिव फार्म है वहाँ पे जो हो रहा है। तो हमारा उसमें कोई चार्जेस नहीं होती, हम किसी से कोई एंट्री टिकट्स नहीं लेते। वो तो फार्मर जो है वो तो ज़्यादा खुश होता है उसके पास लोग आए, उसकी चीज़ें खरीदें, उसकी चीज़ें बिकें, उसका फार्म एक्सप्लोर हो। तो ये हमारा 5वां हमारा ऑलिव फेस्टिवल सालाना हो रहा है। जो लास्ट संडे ऑफ सितंबर है इसको हमने नेशनल ऑलिव डे यानी कौमी जैतून का कौमी दिन हमने हमारे कैलेंडर में मौजूद होता है। तो उसको हर साल जो लास्ट संडे ऑफ सितंबर होगा वो हमारा फेस्टिवल जो है ना वो हो रहा होगा सारा। तो उसको वो एक फार्म पे नहीं होगा, हो सकता है इस दफा एक फार्म पे हो, अगले साल पूरे पाकिस्तान में हर फार्मर जो है उसको सेलिब्रेट कर रहा होगा सारा। तो ये 27 सितंबर को ऑलिव फेस्टिवल है। आप वहाँ पे आए, लोग आए, फैमिली आए, बच्चे आए, ये बहुत बड़ी फन है, बहुत बड़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। वहाँ पे वैल्यू एड प्रोडक्ट्स है, वहाँ पे स्टॉल्स लगे होंगे, ऑलिव का अचार है, ऑलिव का कावे है, ऑलिव का जैम है, फूड स्ट्रीट होगी, विलेज के कल्चर की चीज़ें वहाँ पे आप देख सकेंगे, ऑलिव के खेतों में फिर सकेंगे, बड़ा ही वेल डिज़ाइन फार्म है, वो आपको देखने का मौका मिलेगा। तो मेरा तो सब लोगों के साथ उनको एक होगी कि आप आए, हमारी विश है कि सारी फैमिली आए। बहुत बड़ा फार्म है, बहुत कुछ आपको सीखने को देखने को मिलेगा वहाँ पे। 27 सितंबर जो हमारी फेसबुक पेज है एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान के नाम से, वहाँ पे जो सारे फेस्टिवल जो इवेंट्स हैं वो पूरे कैलेंडर वहाँ पे मौजूद होता है। वो वहाँ पे कौन बंदा होस्ट कर रहा है, कहाँ पे हो रहा है, उसके नंबर्स शेयर किए होते हैं, उसकी वहाँ पे पूरी वो फार्म का एड्रेस दिया होता है। अगर फार्म का एड्रेस ना पता चले तो जो नंबर दिए होते हैं वहाँ पे आप कॉल करें उसको, वो आपको बकायदा फार्म का एड्रेस समझाएंगे। तो उसके चार्जेस कोई नहीं अंदर आने के, आप आए, वेलकम करेंगे, मैं भी वहाँ पे मौजूद होऊंगा। हमारी पॉजिटिव पाकिस्तान फाउंडेशन की पूरी टीम मौजूद होगी, ऑलिव फाउंडेशन की पूरी टीम मौजूद होगी, हमारी ऐसे ग्रुप की टीम मौजूद होगी, वहाँ पे सेवियर ऑर्गेनाइजेशन की टीम मौजूद होगी। तो अब और इसी तरह बारी की टीम मौजूद होगी। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद क्लब मौजूद होगा, एडेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वहाँ पे टीम मौजूद होगी। तो बेसिकली हमारे जो कोलाब्रेशन के जो अदारे हैं वही वहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। तो बाकी एक बहुत अच्छा फेस्टिवल होने जा रहा है। तो मैं बड़ा इसमें मेरा एक देखें, अभी इटली फ्रांस की मैं बात करूँ, इटली जो है अभी 100 से बड़ा मेरा 110वां कितना वो सालाना फेस्टिवल वो करा रहा है। तो अल्लाह करे हम भी कभी, आज 5वां हो रहा है तो कभी हम भी, हम तो नहीं होंगे लेकिन वो 100वां फेस्टिवल भी होगा, हमारा 200वां नंबर भी होगा कभी। तो हमारा यही सोच है कि ये हम इसको एक एनुअल कैलेंडर में हमारे इवेंट जो है ना वो शुरू हो जाए और वो सो एंड सो फिर हमारे वो चलते रहे सारे के सारे। इसी तरह बाकी बनाना फेस्टिवल है, फिर आगे
हमारा किचन गार्डन फेस्टिवल आएगा, पपाया फेस्टिवल आएगा, पीनट फेस्टिवल आएगा। तो वो सारे कैलेंडर में दिए हुए हैं सारे के सारे वहाँ जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके साथ जी जी जैसा कि सर आपने बताया कि आपके साथ डिफरेंट जो कह लें कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो कोलैबोरेट करते हैं, उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट, कोई एग्रीकल्चर स्टूडेंट किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपके ये टीम का हिस्सा बनना चाहे, आपको एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करना चाहे, तो उसका क्या प्रोसीजर है? क्या वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है? तो वो जरा हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि हमारे ज्यादा लिसनर जो है वो देखें, दोनों स्टूडेंट है। तरह से ही हो सकता है। एक तो यूनिवर्सिटी जो है जहाँ पे क्लब बन चुका है वो क्लब को ज्वाइन कर ले, तो क्लब के थ्रू आ सकते हैं, जो एग्री टूरिज्म क्लब है। अगर क्लब नहीं बना किसी यूनिवर्सिटी में और वहाँ का स्टूडेंट है, तो वो डेफिनेटली इसके ऊपर ट्राई करे, हमें कॉल करे, हम वहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्लब भी बनवाएंगे, और उसको हम एक इसकी जिस तरह वो पूरी क्लब की होती है उसका हम रजिस्टर बनाएंगे सारे का सारा। तो अगर इसके अलावा अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। ये दो तरह से आ सकते, एक तो वो जिस एरिया में वो उसका एक होम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे के जो फसलें मशहूर है वो वहाँ पे हमारे साथ मिलके हमें हम उसके साथ मिलके फेस्टिवल्स करें, और वहाँ के लोकल फार्मर के साथ उसको होस्ट कर सकते हैं। इसको एज ए होस्ट आ सकता है, इसको एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर वो आ सकता है। हम उसके साथ पूरा जो है ना हमारी सारी मशीनरी उसके साथ मिलके उस इवेंट को कराएगी। दूसरा यह है कि अगर वो हमारी कोई और, जैसे हम गिलगित बल्तिस्तान में इवेंट हो रहा है या सिंध में हो रहा है, अगर उसमें भी वो आना चाहे हमारे साथ तो वो बिल्कुल आए, उसको एज ए ऑर्गेनाइजर आए, हम हमारे टीम के साथ जुड़े। तो जैसे मैं ट्रैवल करके जाता हूँ वो भी वहाँ पे पहुंचे और हम उस इवेंट को करें। और अगर कोई थीम विलेज है, ये कोई ब्रांड वो बनाना चाह रहा है, कोई अपना थीम विलेज अपने गांव को 15-20 फार्मर को मिलकर कराना चाह रहा है, तो हम उनके साथ जो है ना फ्री ट्रेनिंग करा सकते हैं, फ्री वर्कशॉप करा सकते हैं। और वो हमारे अगर जो जहाँ पे मैं जिस भी उसको कैटेगरी में आके हमारे से मिलना चाहे वो वी आर, हमारे कोई ऐसी पाबंदियां नहीं है, वेलकम, हम उसको बड़े खुले हाथों से वेलकम करेंगे। दो तीन तरह, जैसे मैंने बताया, यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से आ जाए, अगर यूनिवर्सिटी में नहीं बना तो वो यूनिवर्सिटी में उसको बनाने की वो पूरी स्ट्रगल कर सकता है, या हमारी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है। तो वो बिल्कुल हमारे साथ जो भी आप, जैसे आपको याद होगा कि आप हमारे पहले एग्रीटूरिज्म के अटर्नीज थे, मुझे अभी याद 4 लोग आप आए थे पहले, ये 2013 में या 14 में इस तरह। तो उसके बाद 100 बहुत से लोग आए, बहुत से बच्चे बच्चियां आए, और उन्होंने सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह सर उतारे हैं जाके सारा, और बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं सारे बच्चे। सर मैंने आपके साथ कह लें कि काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा, और मैं देखता था कि जिधर भी इवेंट हो रहा है आप अपना पेट्रोल लगा रहे हैं, और इवेंट जो है वो लेक्चर देने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग एग्री टूरिज्म का जो है वो कंसेप्ट पाकिस्तान में उसकी अडॉप्शन हो, अवेयरनेस हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या कोई इवेंट वगैरह, अगर जिस तरह आपने बताया कि आप जनाब अपनी यूनिवर्सिटी में अगर क्लब नहीं है तो आप लोग बना सकते हैं, मैं आके उधर जो है वो लेक्चर डिलीवर करूंगा, फैसिलिटेट करूंगा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, या उनकी जो एकेडमिया की मैनेजमेंट है उनको आप जो है वो करेस्पॉन्डेंस करेंगे। तो इसके सर कोई चार्जेस वगैरह भी हैं, या फ्री ऑफ कास्ट, जिस तरह आप पैशन के साथ लगे हुए हैं उसी तरह जो है आप सब कुछ करेंगे? नहीं, वो जो जुनेद बिल्कुल क्लियरली, ये तो बहुत क्लियर है कि 5 हम कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं यूनिवर्सिटियों में, और कई बेशुमार ट्रेनिंग वर्कशॉप्स अरेंज करा चुके हैं। तो डेफिनेटली जो भी हम अकेडेमिया के बच्चों को जोड़ते हैं या हम किसी यूनिवर्सिटियों को जोड़ते हैं तो हम उससे कोई चार्जेस नहीं लेते। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अगर वहाँ पे कोई हम उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारे बल्कि खुद से वो कोई फ्लैक्सेस जो है ना वो बनानी हो, कोई शील्डें बनानी हो, तो हम इस तरह की भी वो फैसिलिटेशन जो है हम कर लेते हैं। तो बहर वो फ्री ऑफ चार्ज है, हम इसका कोई यूनिवर्सिटी से या किसी को चार्ज नहीं करते, ना ट्रैवल का ना किसी तरह का भी। तो वो तो हमारा एक पैशन है कि हमने इस, जब एग्री टूरिज्म का बेड़ा उठाया है तो हम इंशाल्लाह इसको करेंगे भी सारा इसको। तो इसके चार्ज नहीं है यूनिवर्सिटी में हमारे किसी भी, कराची से गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी यूनिवर्सिटी हमें बुलाएगी क्लब बनाने के लिए, वहाँ पे लेक्चर्स देने के लिए, बच्चों को आइडिया इसके ऊपर जो है ना आइडिया एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम पूरी यूनिवर्सिटियों में हर कॉलेजों में जाएंगे, और हम इनसे कोई चार्ज नहीं करेंगे इसके, ना पहले किया ना आइंदा कभी करेंगे इसके ऊपर कभी।
सर हमने 5-6 साल से आपकी एक्टिविटीज़ देखी, आपकी कंट्रीब्यूशन देखी एग्रीकल्चर टूरिज्म को इंट्रोड्यूस कराने में पाकिस्तान में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी भी जो है आपके इवेंट्स उसमें इंटरनेशनल गेस्ट भी आते हैं, लेकिन एक दुनिया को आप यानी कि किस तरह बताने का आपका प्लान है कि जी पाकिस्तान इज़ अ एग्री टूरिज्म कंट्री है, पाकिस्तान ये हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के हवाले से आपका क्या आइडिया है? उसके अलावा आपको पता है कि हमारे सिख भाई जो हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं और काफ़ी कंट्रीज़ से आते हैं। तो उनके इवेंट्स को एग्री टूरिज्म के इवेंट्स के साथ कोरिलेट करने का आपका किस तरह है कि हम उनको जो है वो एग्रीकल्चर भी दिखाएं कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है। तो इस हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए अभी हम जो है ननकाना में अभी जैसे अगर आप जैसे आपने सिख कम्युनिटी की बात की, सिख कम्युनिटी ऑलमोस्ट जिस तरह पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैले हुए, इस तरह वो भी कनाडा और हमारा यूरोप में बहुत सारे मुल्कों में वो फैले हुए हैं। तो जब ये इनका यहाँ पे होता है, इनका ननकाना में इनका इवेंट आता है सालाना, तो वहाँ पे बेशुमार लोग आते हैं। तो वहाँ पे राय बलेर के नाम से हम एक एग्री टूरिज्म पूरा एक वहाँ पे विलेज बना रहे हैं सारा। तो उस पे हम वही सिख कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे उसी तरह की चीज़ें वहाँ पे बना रहे हैं। तो ये हमारा उनके लिए है। बाकी अभी जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ के एक जो है सालाना इनकी भी एक हुई थी एग्री टूरिज्म के ऊपर, एक सेमिनार हुआ और मुझे पाकिस्तान में उनके साथ यहाँ से रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो उनके जो जितने भी वहाँ पे डायरेक्टर्स थे, जो जब मैंने प्रेजेंट किया पाकिस्तान क्या है, हमारा क्लाइमेट जोन किस तरह का है, हमारे पास क्या क्या वसाइल हैं, हमारे पास किस तरह की फसलें हैं, किस तरह के फ्रूट हैं, दे आर वंडरिंग। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर बर्नाडो थे, अभी पिछले दिनों में वो मेरी इनविटेशन पे पाकिस्तान में आए, मैंने उनको काफ़ी जगहों पे लेके भी गया। इसी तरह वो नेपाल से हमारे वो एक पार्टिसिपेंट थे, वो स्मारकी साहब, वो आए हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स में। तो इस तरह जो वो उन्होंने कहा था कि अगली हम भी कोई ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में रखेंगे कि एग्री टूरिज्म के ऊपर के गिलगित बल्तिस्तान में कराएं, ताकि जब बाहर से लोगों को लाएंगे, वो जब जितने अगर 22, 25, 30 कंट्रियों के लोग आते हैं और हमारी एग्रीकल्चर को देखते हैं और वो जाके उसको प्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनली दिखाते हैं कि हमारा एग्री टूरिज्म कितना खूबसूरत है, तो ये इसी तरह प्रमोट होगा सारे का सारा। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमने इंटरनेशनल हमारा पूरा एक नेटवर्क बन चुका है। एपीओ को हमने ऑन बोर्ड ले लिया है, वो जो डॉक्टर बर्नाडो है वो हमारे इंटरनेशनल एम्बेसडर भी हैं, हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वन ऑफ डायरेक्टर भी हमने उनको बनाया हुआ है। तो वो पूरी दुनिया घूमते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं तो हमारे पाकिस्तान के एग्री टूरिज्म का लाजमी वो वहाँ पे जिक्र करते हैं कि आई वाज गो देयर और हमने ये देखा वो देखा, बल्कि उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में हमारी पूरी वो डाली हुई है कहाँ पे हमारे क्या हम कर रहे हैं और क्या हमारा वो है। तो मेरा ख्याल है कि अगले चंद सालों में जिस तरह हम फेस्टिवल सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ दुनिया के लोगों को जा रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह इसको प्रमोट करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत आराम से इसके सारा। सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में जो सबसे कह लें कि एक ज़रूरी चीज़ है वो डॉक्यूमेंटेशन भी है कि आप प्रोफाइल्स को मेंटेन करते हैं, आप इवेंट्स की प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं। तो इस सिलसिले में एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान क्या इनिशिएटिव ले रही है और किस तरह स्टूडेंट जो हैं वो एग्री टूरिज्म ऑफ पाकिस्तान को अपनी रिसर्च का हिस्सा बना रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा मेरी इसके ऊपर डेडिकेशन है कि पाकिस्तान में कम अज़ कम कोई मैं बहुत से स्टूडेंट्स को एग्री टूरिज्म, पोटेंशियल ऑफ एग्री टूरिज्म इन पाकिस्तान, इसके ऊपर जो है ना हम एक पूरा रिसर्च पेपर लिख सकें, डॉक्यूमेंटेशन कर सकें इसकी। तो मैं अब बिल्कुल इन प्रोसेस में हूँ, बल्कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को मोटिवेट कर चुका हूँ इसके ऊपर। शायद मैं भी अगले एक आध साल में आपको पता चलेगा कि कितने लोग जो है ना वो पीएचडी का डाटा जो है ना एग्री टूरिज्म के ऊपर लेके बैठे हैं। जैसे अभी हम एक पीएचडी मैंने अभी इसके ऊपर सोच रहा हूँ कि एक पूरा विलेज लिया जाए बिफोर एग्री टूरिज्म, वहाँ का डाटा लिया जाए, वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक, वहाँ की क्या उनका पर एकड़ इनकम कितनी है, लोगों के जो क्या प्रोफेशंस क्या हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, उस गांव में कितने लोग आते हैं हर रोज या वीकली या मंथली, उसके ऊपर हम पूरा एक डाटा एक डिजाइन करें, स्टैटिस्टिकल डाटा। फिर हम 2 साल उसके ऊपर मेहनत करें, वहाँ पे एग्री टूरिज्म लेके आए, वहाँ पे सालाना कोई 12-14 फेस्टिवल्स करें। 2 से 3 साल के बाद फिर हम दोबारा डाटा उसका लें
कि पर कैपिटल इनकम क्या बनी, लोगों की पर एकड़ इनकम में कितना इजाफा हुआ, वैल्यूएशन में वहाँ पे लोगों ने क्या ब्रांड्स बनाए, कितने लोगों की इनकम में क्या बना, कितने विजिटर्स आए, बाहर से कितने लोग वहाँ पे आए, इंटरनेशनली नेशनली लोग कितने आए, कितने स्कूलों का टूर हो चुका, कितने यूनिवर्सिटियों के बच्चों ने वहाँ पे। तो ये पूरा एक स्टैटिस्टिकल डाटा जो है ना, वेरी फर्स्ट डे से लेकर एक सक्सेसफुल एग्री टूरिज्म विलेज बनने तक का पूरा एक रिसर्च पेपर लिखें, और वो पेपर बेसिकली हम फिर उसको बताएं। ये बहुत ही जरूरी बॉटनी के, हम बॉटनी टूरिज्म को ले सकते हैं, हम एग्री टूरिज्म तो ओवरऑल है, फिर हॉर्टिकल्चर की टूरिज्म को ले सकते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के ऊपर। तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी था कि ये हम इस तरह के एकेडमिया को इन्वॉल्व करके हम रिसर्च पेपर जो है ना वो बना सकें। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं लगा हुआ हूँ। 2-3 बच्चों को मैं बड़ा स्ट्रांगली मोटिवेट कर चुका हूँ इसके ऊपर। तो अगले इसी एक सीजन में हम 1-2 लोगों को इंशाल्लाह वो फर्स्ट पीएचडी स्कॉलर्स बनेंगे एग्री टूरिज्म के ऊपर सारा, और वो पूरा इसी तरह का डाटा लिखेंगे। ये वो डाटा होंगे, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में वो एक अनफॉर्चुनेट हमारे जो रिसर्च पेपर होते हैं, वो क्या कहते हैं, मक्खी पे मक्खी मारना। वो एक बंदे ने काम किया, वो दूसरे ने उसी तरह मरोड़ के, वो उसी तरह का काम, तीसरे भी उसी को मरोड़ के उसी उसी के ऊपर काम कर, मतलब वो हम ये कहते हैं हमने डॉक्टर बनाने हैं बस सारे। वो क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या काम किया, उसका फार्मर को क्या फायदा हुआ, प्रोडक्टिवली क्या उसकी प्रोडक्टिव उसकी क्या इम्पैक्ट आया, इसके ऊपर कोई बंदा नहीं सोच रहा। वो ये कहते हैं पीआईडी हो गए जनाब, इतने पीआईडी प्रोड्यूस कर दिए, इतने हमने बंदे डॉक्टर बन गए। तो हम चाह रहे हैं कि हम प्रोडक्टिव डॉक्टर्स बनाएं जो बेसिकली इसका डाटा को लें, और हम वो डाटे के पोटेंशियल बेस के ऊपर हम फिर बाकी गाँव के ऊपर भी काम करें। तो ये इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में आपको हम फर्स्ट पाकिस्तान की जो एग्री टूरिज्म के ऊपर पहला जो मकाला जो पीएचडी स्कॉलर्स होंगे वो आपके सामने आएंगे। और वो आप फिर वो बेसिकली यही लोग होंगे जो जब डिग्रियां अनाउंस होंगी, जब ये लोग एज ए कंसल्टेंट काम करेंगे मुख्तलिफ फार्मर्स के साथ या मुख्तलिफ गाँव के साथ, मुख्तलिफ गवर्नमेंटों के साथ। आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि हमने एग्री टूरिज्म विलेज बनाने हैं, एग्री टूरिज्म फार्म्स बनाने हैं, एग्री टूरिज्म डेस्टिनेशन बिल्ड करनी है, तो डेफिनेटली उन्हें ऐसे बंदे चाहिए होंगे जिन्होंने प्योरली एग्री टूरिज्म के ऊपर काम किया होगा, जिन्होंने जाके प्रैक्टिकली वहाँ पे फील्ड के अंदर जाके काम किया होगा, जो इन्होंने प्रैक्टिकली इवेंट ऑर्गेनाइज किए होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिकली वहाँ पे फार्मर को जो है ना ब्रांडिंग के ऊपर लेके आएंगे। तो ये जो पीएचडी डॉक्टर्स होंगे, ये बेसिकली जिन्होंने 2-3 साल फील्ड के अंदर जाके काम किया होगा, इन्हीं लोगों को हम इंशाल्लाह फिर उन जो है ना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में और यूनिवर्सिटियों में फिर इन्हीं को आगे एज ए जो है ना एज ए एक्सपर्ट्स वो इंट्रोड्यूस कराएंगे सारा इंशाल्लाह। जी सर, हम आपके इवेंट्स को देखते हैं तो आप इवेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस करते हैं, और कह लें कि एक डिवर्सिफाइड ऑडियंस जो है वो आपके इवेंट्स के ऊपर पहुंच जाती है, और बाद में उनका वही एक्सपीरियंस जो है वो यानी कि कह लें कि आपकी क्वालिटी की वजह से वो नेक्स्ट टाइम अपने साथ 2-2 4-4 लोगों को और लाते हैं। उसके अलावा हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो इधर बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिनको कोई जो है ना हाईलाइट नहीं करता, लेकिन आपके इवेंट्स जितने भी हैं वो 9 बजे के बुलेटिन में जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आते हैं। तो एक तो मुझे इसकी वजह बता दें, और दूसरा मुझे ये बताएं कि मीडिया का रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कंसेप्ट की डेवलपमेंट में क्या रोल हो सकता है मीडिया का। देखिए, मीडिया का किरदार तो इसके ऊपर कोई दूसरी बात ही नहीं है ना जुनेद। मीडिया का तो बहुत किरदार है, वो सोशल मीडिया ले लें, करंट मीडिया ले लें, बाकी जितने भी हमारे सो काइंड ऑफ मीडियाज हैं उनका तो बहुत किरदार है। अगर मीडिया बजाय इसके कि वो फ्रस्ट्रेशन वाले प्रोग्राम दिखाने के, हमारे इस तरह के प्रोग्राम दिखाए, कभी किसी गांव में जाके इस तरह की फेस्टिविटीज दिखाएं, वो बल्कि वो खुद अरेंज करें सारी चीजें, अरेंज तो हम चले कर भी लेते हैं, तो वहां पे आए तो मीडिया का किरदार तो सेकंड ऑप्शन नहीं है, मीडिया का किरदार तो बहुत स्ट्रांग है। तो दूसरा ये है कि हम किस तरह लेते हैं। हमने बहुत से ग्रुप्स, जैसे मैं नाम लेता हूँ, ऐसे ग्रुप्स जो है हमारा, ये बहुत से मीडिया को लाने में हमारा बहुत ज्यादा इसमें वो हमें हेल्पफुल हमारे होता है, वो इसके ऊपर इन्वेस्ट करता है। और बहुत से मीडिया जो है वहाँ का हमारा जिस डिस्ट्रिक्ट में इवेंट हो रहा होता है, इनका अपना भी ऐसे टाइम्स का है, और मुख्तलिफ जो बाकी करंट मीडिया उनको भी वो जो है ना प्रेस क्लब में उनको वो इनवाइट करता है, और वो उनको लेके वहाँ पे पहुंचता है, और उसको फिर अच्छी टाइम में उसको जो है ना वो कवरेज मिल जाती है सारी। तो इस तरह बहुत से बेसिकली ऐसे अदारे हैं जो हमें इस पे स्पॉन्सर करते हैं, जैसे समझ लें कि हमारे इवेंट्स को हाईलाइट करने में। तो ये बेसिकली हमारी डेडिकेशन है, हमारी मेहनत है, या इसकी क्वालिटीज़ है जो इस इवेंट में आहिस्ता आहिस्ता फार्मर को
कम्युनिटी की एज अ होल, एकेडेमिया की, इंडस्ट्रीज की। तो ये सब लोगों का जब इंटरेस्ट जुड़ता है तो ऐसा ऐसा चीज़ें जो है ना वो बेहतर से बेहतर हो जाती हैं। मुझे वो भी दिन याद है जब हम इवेंट करते थे, हम 15-20 लोग होते थे, और वही इवेंट होते हैं जहाँ पे 5-5, 10-10 हज़ार, 1-1 लाख तक बंदा आ जाता है सारा। तो ये बेसिकली इसी तरह हुआ कि चीज़ें जो है ना क्वालिटी में बेहतर होती गई और लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी आती गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं, और लोग जो है ना अपने बच्चों को, फैमिलियों को, रिश्तेदारों को लेके पहुंच जाते हैं सारे। बल्कि अब तो ये हुआ कि बहुत सी जो टूर ऑपरेटिंग कंपनियां हैं, मैं आपको बताऊं, जो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान में जो टूर ऑपरेटिंग कंपनियां, उन्होंने हमारे साथ बड़े अच्छे जो जॉइंट हैंड किए हैं कि वो हमारा वो उठाते हैं, हमारे फेसबुक से हमारा इवेंट उठाते हैं और अपने पेज के ऊपर अपने नाम, अपने लोगों के साथ उसको अनाउंस कर देते हैं कि जैसे चकवाल में ओलिव फेस्टिवल होने जा रहा है जी, आप, हम आपको वहाँ पे अच्छा खाना देंगे, अच्छा आपको ट्रांसपोर्ट देंगे, इसके साथ आपको चकवाल की फलां झील भी दिखाएंगे और एक फार्म दिखाएंगे ओलिव का। ये तो वो पूरा टूर अरेंज करके 40-50 लोगों का, फैमिली का वो ले जाते हैं। इसी तरह लाहौर की बहुत सी टूर ऑपरेटिंग कंपनियां, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से, तो बहुत सी टूर ऑपरेटिंग कंपनियां हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो वो अपने अपने जो है ना लेवल पे टूर ऑर्गेनाइज करती हैं और लेके वहाँ पे आ जाती हैं सारी। तो हमारे कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हमारे 2 क्लब के जो पहले फाउंडर प्रेसिडेंट थे अशफाक, और सेकंड जो थे वो उन्होंने, दोनों ने अपने अपने नामों से जो है बिल, अपने अपने नामों से अपनी टूरिज्म कंपनियां बना ली हैं, बिलाल और वो भाई। भी बिलाल भाई वो कर रहे हैं सारे। हाँ जी। अच्छा सर, आपने एग्री टूरिज्म का कंसेप्ट हमारे ऑडियंस को बड़े अच्छे तरीके से समझाया और बताया कि इसका स्कोप ये है, अपॉर्चुनिटीज ये हैं, इसमें जो है वो बिजनेस के मौके ये हैं। लेकिन आपके टूवर्स पे मैं अक्सर बच्चे देखता हूँ, तो बच्चों को क्या उधर से यानी कि कह लें कि एक एक्साइटमेंट मिलती है कि वो बार बार आते हैं और बहुत तादाद में आते हैं। तो ये जरा थोड़ा सा ना मुझे लॉजिक समझा दें आप, इसकी मुझे समझ नहीं लगी। जुनैद, देखिए, जब कोई आप चीज हार्वेस्ट कर रहे हैं, इससे बड़ी जो है ना सस्पेंस क्या हो सकता है। बिलीव मी कि जब हम, जैसे एक अभी पीनट फेस्टिवल, जब हम हमारा 5वां पीनट फेस्टिवल, वहाँ पे बच्चे बहुत आते हैं, तो हम उनको सबसे पहले, जो बच्चे नए आते हैं, पूछते हैं आपको पता है जी, हम एक बाग में जा रहे हैं जहाँ पे पीनट लगी होगी, और आपको पता पीनट का दरख्त कितना बड़ा होगा। तो बच्चे बड़े अपने दिमाग में एक पूरा एक लेके जाते हैं कि जनाब उसका दरख्त कोई इतना बड़ा होगा, हम पीनट उतारेंगे उससे, तो ये करेंगे। तो जब वो जमीन से पीनट निकालते हैं तो उनकी एक्साइटमेंट होती है, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में एक खुशी होती है, एक तजस्सुस जो उन्होंने पा लिया, जैसे होता है ना कि पा लिया का जो कंसेप्ट होता है कि मैंने पा लिया, आज मुझे पता चल गया कि ये कहाँ से आती है। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनको वेरी फर्स्ट डे से नेचर के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। हम जो शहरों में गंदे पानी की सब्जियां और पता नहीं सरफ और यूरिया का पला बना हुआ दूध और पता नहीं किस तरह का गोश्त और किस तरह के मसाले और क्या क्या भला, हमारी, मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारा जो फूड किस किस तरह कंटेमिनेट हुआ है। तो जब बच्चों को जो हम सेहतमंद तर्ज जिंदगी है वो बताना इसलिए भी जरूरी है, जब वो गाँव में जाएंगे वो अपने हाथों से चीजें देखेंगे कि वहां पे कैसे चीजें जो है ना वो ग्रो हो रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं, नेचर किस तरह हमें प्योर चीजें देती है, और आगे हम किस तरह उसको जो है ना वो डर्टी कर लेते हैं खाने में। तो बच्चे जो है ना, मैं समझता हूँ कि सियानों को तो शायद हम ना मोटिवेट कर सके, जब बच्चे मोटिवेट होते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी जो है ना वो बन जाती है, पूरी जिंदगी वो, उनको सबक याद रहता है। तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट जो यही बच्चे हैं, यही उठेंगे तो हमारे जो है ना वो जो खेत भी लहलहाएंगे, यही उठेंगे तो ये रोशनियां फैलेंगी, यही उठेंगे तो दिए जलेंगे। हमें अपने बच्चों से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, इन्हीं को लेके हमने, यही हमारी ताकत है, इन्हीं को लेके हमने एग्री टूरिज्म का कंट्री बनाना है, ये पूरा पाकिस्तान जो है। सर वैसे भी अगर बच्चों की पेरेंट्स किसी की सबसे ज्यादा मानते हैं तो वो बच्चे हैं। तो जब बच्चे सेटिस्फाई हो जाएंगे, एक्साइटमेंट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट इवेंट्स पे उनके पेरेंट्स जो हैं वो खुद भी आएंगे और देखेंगे कि क्या चीज जो है ना आपने उनके बच्चों को किस चीज से एक्साइट किया है। सर अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना एग्जैक्टली। चाहूंगा। जी, लास्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने पूरा एक बता दिया कि एकेडमिया को हम इस तरह एडजस्ट करेंगे, सारा कुछ बता दिया। तो जितनी के यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और डिफरेंट डेवलपमेंट जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उसकी मैंने स्टडी की। तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा कह लें कि डिपार्टमेंट है या मेजर है कि अगर आपने सर्विस सेक्टर में जाना है तो भी एग्रीकल्चर सेक्टर इससे लिंक करेगा।
अगर आपने वैल्यू एडिशन करनी है तो फिर भी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर इससे लिंक करेगा। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में हमारा बड़ा अच्छा नेटवर्किंग है, बड़ी अच्छी अवेयरनेस है। तो जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज हैं या लोग हैं उन डिपार्टमेंट्स के, तो उनको आप किस तरह यानी कि इसमें एग्री टूरिज्म में एडजस्ट किया है, उनको कंट्रीब्यूशन किस तरह वो कर सकते हैं? ये देखिए, मैं समझता हूँ कि जो फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो तो रीढ़ की हड्डी है इससे सारी चीज़ों में। फूड ग्रो करना, फूड प्रोसेस करना और फूड को सही बंदों तक पहुंचाना। बेसिकली फूड जो है ना, ये 3 तरह के प्रोसेस में होता है। उसको ग्रो करना, प्रोसेस करना और उसको मार्केट करना, या समझ ले उसको रियल लोगों तक, डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाना। तो मार्केटिंग बहुत बड़ा शोबा है, ग्रो करना इट्सेल्फ बहुत बड़ा शोबा है, तो प्रोसेसिंग भी उसी तरह एक बहुत मेजर शोबा है इसका। तो हम बिल्कुल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो बाकी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट है, वो बच्चे आएँ और हम इसके ऊपर R&D लगाएं। आइडियाज़ मौजूद हैं हर्ब से लेकर, फसलों से लेकर, सब्जियां, फ्रूट के ऊपर, इसकी वैल्यूएडिशन प्रोडक्ट के ऊपर। तो एक एक बंदा अगर एक एक प्रोडक्ट को पकड़ ले तो मैं समझता हूँ वो भी पूरी नहीं कर पाएगा साहब। तो जैसे जो भी इवेंट आता है उसके ऊपर उस क्रॉप के की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। उस क्रॉप की कंप्लीट हम चाह भी रहे होते हैं कि फार्म से लेकर डाइनिंग टेबल तक का पूरा प्रोसेस जो है ना, हम लोगों को बता दें कि ये है, इस तरह ग्रो होता है, इस तरह प्रोसेस होता है, इस तरह ये पड़ा हुआ है आपके सामने। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के बच्चे, या स्पेशली जो जो वहाँ के फूड टेक्नोलॉजी के हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े। हम उनको एक एक फ्रूट के ऊपर, एक एक वैल्यूएडिशन प्रोडक्ट के ऊपर हम उनको वेरी फर्स्ट डे से उनका ब्रांडिंग कर देंगे, उनको फसलें दे देंगे, उनको चीज़ें बना देंगे और लेके अपनी चीज़ें बेचे और वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बने। और हमारे साथ तो जो जुड़ेगा हम तो उसको एक एंटरप्रेन्योर ही बना सकेंगे। अच्छा, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल, जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनको बेहतरीन वैल्यू ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर हम उनके अच्छे ब्रांड बनाने में उनकी हेल्पफुल पूरे उनकी मदद भी करेंगे, और उनको हम अच्छा ब्रांड बना के हम बेसिकली, तो हमारे वो रोल मॉडल है ना। अगर हमें कोई पूछेगा कि एग्रीटूरिज्म ने क्या किया, तो हम उन्हीं को दिखाएंगे कि देखें ये लोग जो है ना, एक बड़ा कामयाब, उनकी कामयाबी ही बेसिकली हमारी कामयाबी है ना। अगर हम कुछ बना ही ना सके, कोई पैदा ना कर सके, तो फिर हमने हमें दिखाने के लिए तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमने जो 10 साल मेहनत की है, अगले 10 साल मेहनत करना चाह रहे हैं, तो वो तो हम कुछ भी दिखा नहीं पाएंगे। तो बेसिकली बच्चों को सक्सेसफुल करना ही हमारी सबसे बड़ी, हमारी जो है ना वो गारंटी है कि हम उनको सक्सेसफुल करें, ताकि एग्री टूरिज्म को दिखाने के लिए बने कि ये देखें कि ये बड़े कामयाब जो है ना वो वैल्यू एडिशन इन्होंने की और आज कामयाब बिजनेसमैन है सारे। सर, कोई भी इनोवेशन है एक कम्युनिटी के अंदर, जो उसकी अडॉप्शन है उसमें डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट एफर्ट्स जो हैं वो कह लें कि जब कोलैबोरेट करती हैं तो फिर ही जो कम्युनिटी है उसको अडॉप्ट करती है। तो आपका एग्री टूरिज्म के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो हम सब बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। तो काइंडली आपने ऑर्गेनाइजेशंस भी बता दी कि मैंने जो एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, वो फलां फलां ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन सी शख्सियात ऐसी हैं कि जिनको आप समझते हैं कि इनका एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के इनिशिएटिव में बड़ा कलीदी किरदार जो है वो, और इनकी सपोर्ट जो है वो मुझे हर वक्त मैसर रही है, और ये सब यानी कि इनकी सपोर्ट के साथ ही पॉसिबल हुआ है। तो वो कोई 2-4 नाम जिनको आप ट्रिब्यूट पेश करना चाहें, ताकि हमारी ऑडियंस भी जान सके कि वो कौन कौन से लोग हैं जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ इन चीज़ों में कि ये टीम वर्क है। इसमें तारक तनवीर अकेला चला ज़रूर होगा अकेला, लेकिन ये शायद कादर फार्म पे रह जाता अगर खालिद शौक ना होता। ये कादर फैम, ये डॉक्टर शहजाद बसरा ना होता। ये जो हमारा बाबर राजा, फिर यासीन रंधावा, फिर ये जो है हमारे सकलैन हसनैन शाह साहब, मतलब आप शाजिया शरीफ हैं जो हमारी किचन गार्डन की को बहुत जो है ना प्रमोट करती हैं। मतलब आप देखें कि अगर आप, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्लब्स के बच्चे हैं, मतलब सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि हमारे जो क्लब के बच्चे हैं इन्होंने बहुत किरदार अदा किया है इसमें सारा। इन्होंने इसको प्रमोट करने में बहुत काम किया है सारा। तो ये सारे लोग हैं जो एग्री टूरिज्म के साथ जुड़े, और आज एग्री टूरिज्म पाकिस्तान की बहुत, सिंध से, जैसे मैंने अभी बात करूँ ना, सिंध से मंसूर चीमा हैं, गिलगित बल्तिस्तान से GM साकब हैं,
इसी तरह जो है ना हर हर इलाके में जो है ना वो लोग मौजूद हैं सारे, और वो बड़ी डेडिकेशन से लगे हुए हैं। अगर आप उनकी नाम लेना शुरू करें तो मैं आपको बताऊं, ये सैकड़ों में है, ये एक दो लोग नहीं है, ये सैकड़ों में लोग हैं सारे। तो वो हमारे साथ, उनके नाम भी हम देते रहते हैं। कोई भी हमारा इवेंट आएगा तो आप देखेंगे तारक तनवीर का नाम किसी जगह पे नहीं होता, उन्हीं के नाम होते हैं जो हमारी बेसिकली डेडिकेट हमारे जो मेंबर्स हैं सारे। और जिनका मैं समझता हूँ कि ये वो लोग थे जिनकी वजह से आज एग्री टूरिज्म पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बनने जा रही है। इसमें ऐसे ग्रुप का भी मैं नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने में हमारी हेल्प की। जो जितने जितने बड़े भी इवेंट उन्होंने कराए हैं, उन्होंने सबसे ऊपर एग्री टूरिज्म का नाम दिया कि इसको एग्री टूरिज्म करा रही है सारे। मतलब वो करोड़ों रुपए लगाती थी, अकेला एक ऑर्गेनाइजेशन लगाती थी, लेकिन वो नाम फिर भी हमारा ही लगता जा रहा, हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो हमारा ही नाम लगाते थे। मतलब उन्होंने पूरे ऐसे, अभी जो इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी 25 मुल्कों के लोग आए हुए थे उसके अंदर, और करोड़ों रुपए लगाया उन्होंने इसके ऊपर। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, उनका खाना, उनका रहना, हर चीज़ का इंतजाम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर हमारी इसमें पार्टनर थी। तो उन्होंने बेसिकली, हमारी बहुत बड़ी एक फ्लाइट थी एग्री टूरिज्म की, तो बहुत से यूनिवर्सिटियों के जो वहाँ पे लोग आए उन्हें समझ आई कि अच्छा ये एग्री टूरिज्म करा रही है। मतलब उन्होंने यही पता चला उनको ये एग्री टूरिज्म करा रही है बस। तो उनका भी, मैं उनको भी ट्राइब्यूट पेश करना चाहूँगा, ऐसे ग्रुप को भी। बाबर राजा हमारे जो चेयरमैन है, फिर हमारे जो, मैं खालिद शौक का नाम लिया, डॉक्टर साहब बसरा है, डॉक्टर नाज यूनुस है, यासीन अंदावा है, फिर हसनैन शाह साहब है, और आप लोग स्पेशली, मैं जुनेद स्पेशली मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने भी, मैं रियली बताऊंगा कि मुझे वो ग्रेप्स का पहला फेस्टिवल भी याद है कि आप 3-4 लोग थे, नबील था, आप थे, आप वहाँ पे जाके बैनर लगा रहे हैं, वहाँ पे उसको वो फेस्टिवल अरेंज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसी तरह सारी चीज़ें बनी हैं सारी। तो आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको भी मैं ट्राइब्यूट करूंगा कि यू आर आल्सो वन ऑफ देम, कि जो इन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में हमारा साथ दिया सारा। सर मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। एक सर लास्ट कमेंट हमारे बहुत ही अच्छे सर हैं ज़फ़रान चीची साहब, इन्होंने जो है वो सवाल एक पूछा है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कहते हैं दिलचस्पी लेने वाले नए फार्मर को इस शोबे में तजर्बाकार लोगों की माउनत की ज़रूरत है। कम अज़ कम तहसील या ज़िला की सतह पर ऐसे स्किल्स वाले अफराद की टीम की ज़रूरत है ताकि नए फार्म के मौका पर मदद की जा सके। इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई और मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। जाफरान चीज़ आप जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वेलकम जाफरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे कमेंट किया। बिल्कुल जी, हम तो जैसे जे अभी जो मैंने बच्चों की बात की, हमारे जो बच्चे हैं यही हमारे एम्बेसडर्स हैं, जो यूनिवर्सिटियों से पढ़ेंगे और पढ़ के अपने अपने इलाकों में जाके सर्व करेंगे। तो हर जगह पे जाएंगे। बाकी ये है कि जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, वो हम अनाउंस करते हैं। जैसे एरिड एग्रीकल्चर में हमने कॉन्फ्रेंस की, तो जाफरान साहब भी उसमें आए हुए थे। तो वहाँ पे हम तो चाहते हैं कि वहाँ के लोकल फार्मर जो है ना, वो स्पेशली हमारा टारगेट वहाँ के लोकल फार्मर्स हैं। तो हर इलाके में जहाँ जहाँ पे भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो हम बिल्कुल यूनिवर्सिटी को ऑन बोर्ड लेंगे, और यूनिवर्सिटियों के में ही ये जो क्लब होगा उनको हम बनाएंगे, और वहाँ के फार्मर को जो यूनिवर्सिटियों के साथ वहाँ पे लेके आएंगे, और वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप अरेंज करेंगे। हाँ, इसके अलावा मैं एक और ऑफर भी देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी गांव जो है, अगर 4, 5, 10, 15, 20 फार्मर मिल जाते हैं, 25 फार्मर मिल जाते हैं, और वो मिलके अपने गांव को एग्री टूरिज्म विलेज बनाना चाहते हैं, तो एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान खुद चल के अपने खर्चे पे उनके पास आएगा, और उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप अरेंज करेगा, और उनको वहां पे जो है ना जाके उनकी दलीज के ऊपर उनकी जाके उनको ट्रेनिंग देगा सारी की सारी। और उनको उनका ना सिर्फ ट्रेनिंग देगा, बल्कि उनको ब्रांड करेगा, उनको ब्रांड करके अपने पेज के ऊपर हम उनको प्रमोट भी करेंगे, और वहाँ पे फेस्टिवल जब होगा तो हम लोगों को वहाँ पे लेके भी जाएंगे। मतलब ये हमारी ओपन ऑफर है आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी गांव मिलके अगर 5, 10, 15 फार्मर, जो वो एक फार्मर की मैं बात नहीं कर रहा, एक फार्मर के लिए शायद जाना बड़ा मुश्किल होगा, एक फार्मर के लिए करना अगर इस तरह होगा तो पाकिस्तान में तो हम शायद हो ही नहीं पाएगा, पूरी जिंदगी भी लगे रहते एक फार्मर के ऊपर पहुंचना, तो बहुत मुश्किल काम है। तो हमारी ऑफर है लोकल फार्मर कम्युनिटी प्रोजेक्ट, यानी कि हम ये इसके ऊपर बिलीव करते हैं कि हमारे वन विलेज वन प्रोडक्ट के ऊपर भी हम कह सकते हैं कि एक विलेज, अगर कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर भी वो अपनी टूरिज्म बनाना चाहे, 15, 20, 25 फार्म मिल जाएं,
अपनी एक एनजीओ बना लें, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें, इसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वो एक बन जाए और वो उनका पूरा जो नेटवर्क बन जाए, तो वो हमें कॉल करे कि जी ये हमारे 25 मेंबर हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं और हम यहाँ पे एग्री टूरिज्म विलेज अपना बनाना चाह रहे हैं। तो हम जो है ना वहाँ पे जाएंगे, पूरी टीम लेके जाएंगे, उनको आइडियाज भी देंगे, ट्रेनिंग भी कराएंगे, वर्कशॉप्स कराएंगे और उनको ब्रांडिंग करेंगे और ब्रांड करके अपने पेज के ऊपर प्रमोट भी करेंगे। ये हमारी पूरी ऑफर है। जाफरान भाई आप तैयार हो जाएं, अपने इलाके के लिए 15 20 25 फार्मर इकट्ठे करें, हम आपके लिए आने के लिए तैयार है वहां पे। जी सर, जिस तरह आपने बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर्स भी आपके साथ हैं, कैंपस में जो है वो क्लब्स वगैरह आपने बनाए हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका मौजूद है, तो मैं एक पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की समझना चाहूंगा कि आया उसमें आपने एडवाइजरी बोर्ड भी कोई बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, ताकि कम्युनिटी में कोई एग्रीकल्चर से रेलिवेंट इशू हो तो वो उसको एड्रेस कर सके। जनेद, अभी तक तो नेशनल स्पीकिंग हमारा एडवाइजरी बोर्ड कोई ऐसा ही नहीं है। अगर एक्सपर्टीज की बात करें तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सारे बंदे बहुत एक्सपर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटियां एक्सपर्टों से बड़ी पड़ी हैं, अदारे एक्सपर्टों से भरे पड़े हैं। हम तो एग्री टूरिज्म की बात करते हैं बस, हम इसके अलावा और कोई बात नहीं करते। एग्री टूरिज्म में फार्मिंग आती है, वैल्यू एडिशंस आती हैं और मार्केटिंग आती है, तीन चीजें आती हैं। फार्मिंग जब आप थोड़ा ग्रो करें, पौधा ग्रो करें, जब उसको बेहतर प्रोसेस करके वैल्यूड कर लेते हैं तो अच्छी मार्केट में बेच लेते हैं, तो आपको थोड़ा ग्रो किया हुआ आपको बहुत पैसे दे सकता है। अगर आपने आलू इतना पैदा कर लिया, अगर आपको पता ही नहीं कि हम इसका करना क्या है, फिर जीटी रोड पे फेंक रही है इसको, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पास कोई एक्सपर्ट नहीं है जो आपको एडवाइजरी बोर्ड ये देखे आपने फसलों से कैसे निपटना है। हाँ, हमारे पास हम ऐसे बंदे जरूर मौजूद हैं कि जो फसल पैदा होने के बाद हमने इसकी वैल्यूडेशन कैसे करनी है और इसको कैसे हमने बेचना है, ऑन फार्म हमने कैसे अपनी नोक पलक बना के बेहतर एग्री टूरिज्म डेस्टिनेशन बनानी है, इसके ऊपर हम बिल्कुल हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी ऐसी कोई एडवाइजरी कोई काउंसिल या बोर्ड नहीं बना। आने वाले टाइम में आप जैसे लोग कोई ऐसे लोग आना चाहें तो हम बिल्कुल बनाने के लिए तैयार है सारा इसको। हम मना नहीं कर रहे, बनाएंगे। अगर कोई हम मना नहीं कर रहे, आएंगे तो हम बिल्कुल बनाएंगे इसको। बहुत शुक्रिया सर आपका। एग्री टूरिज्म सर, मैं समझता हूँ कि इस तरह का सब्जेक्ट है, इस तरह का जो है वो कह लें कि एक आइडिया है, इनोवेशन है कि इसके ऊपर कई जो है वो पीआईडीज हो सकती हैं। एक प्रोग्राम में हम इसको समो नहीं सकते, लेकिन जितना हमने कोशिश की है कि इसको कंप्रीहेंसिवली हम अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन कर सकें, वो हमने इसको किया है। तो लास्ट पे सर मैं आपका टेक होम मैसेज अपनी ऑडियंस के लिए, अग्रेरियन के लिए, आपकी इस प्रैक्टिस से लेना चाहूंगा कि एक फैमिली का जीरो मेडिकल बजट कैसे हो सकता है। देखिए, मेडिकल बजट की अगर बात करें तो ये सेहतमंद, अभी कोरोना की जैसे अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने इम्यून सिस्टम का बड़ा नाम सुना, पहले शायद किसी को पता भी नहीं था इम्यून सिस्टम। कोरोना को लेके हमने इम्यून सिस्टम की बड़ी बातें की। किसी ने कहा सिनेमान मक्की का कावा पी लें, किसी ने कहा बादाम खा लें, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अगर लोगों की हमने इम्यून सिस्टम को बेहतर करना है तो उनका नेचर के साथ तल्लक जोड़ना बहुत जरूरी है। हम जितना नेचर के करीब रहकर जिएंगे, सादा जिंदगी, सादा सोच, सादा खुराक, उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो स्ट्रांग होगा। अब खाना बदोश की जिंदगी को देखें, बिलीव करें, खाना बदोश जो है ना उसने जिंदगी में कभी बादाम देखा भी नहीं है, उसको तो खाना तो बहुत बहुत दूर की बात है। तो उसका इम्यून सिस्टम यहाँ पे बहुत हाइट के ऊपर है, उसको तो कोई बीमारी नहीं लगती, वो तो कभी बीमार नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में हम लोग जो है ना, जो अल्लाह ने हमें टेम्परेचर दिया है, गर्मी है सर्दी, हम उसको बर्दाश्त करें। नेचर जो है ना उसने हमारे लिए बड़े खूबसूरत एटमॉस्फेयर डिजाइन किए हैं। तो सादा खुराक, सादा जिंदगी, नेचर के साथ तल्लक, मेहनत करें, अपना फूड खुद ग्रो करने की मैक्सिमम जितना भी कोशिश करें। तो यही हमारा एक वे ऑफ लाइफ जो है ना, वे ऑफ लाइफ जो है ना वो डिपेंड करता है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में। तो मेरा आखिर में मैसेज जो पैगाम यही है कि आप सादा खुराक खाएं, सादा जिंदगी गुजारें, नेचर के साथ जोड़ें। अगर अल्लाह ताला ने आपको कामयाब बना दिया है तो किसी और को कामयाब होने में उसकी मदद कर दें। अगर आप बहुत खुश हो हैं तो किसी को थोड़ी सी खुश होने में उसकी मदद कर दें। अगर आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, किसी को थोड़ा सा पैसा कमाने में उसकी मदद कर दें। शायद इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है।
यही हमारा मैसेज है, यही हमारा पैगाम है। खुश रहें, खुश रखें, और इसी से आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। और पाकिस्तान में या ज़िंदगी में इम्यून सिस्टम, खुराक आप जितनी मर्जी सोने जैसी खा लें, अगर आपका जो है ना ये चीज़ें आप नहीं अपने अंदर पैदा कर सके, तो फिर आपका इम्यून सिस्टम आप अच्छा नहीं होगा, इम्यून सिस्टम नहीं बेहतर होगा, तो अब कोरोना छोड़ के कोरोना से छोटी बीमारी भी आएगी, वो भी आपको उड़ा के ले जाएगी इस तरीके से। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हमने यूनिवर्सिटी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में तारिक तनवीर साहब से बहुत चीज़ें सीखी, उसमें एक चीज़ जो अक्सर मैं कहने के याद करता हूँ वो ये है कि तारिक साहब कहते हैं कि जो रिवार्ड है ना वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फाइनेंशियल फॉर्म में हो। इनोवेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिवार्ड है, और आप अपनी एफर्ट जो है वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते जाएं, और अल्लाह ताला आपको जो है वो इनोवेशन से नवाजता जाएगा। तारक साहब, आपकी शिरकत का, आपकी गाइडलाइन का, आपके इतनी अच्छी डिस्कशन का बेहद शुक्रिया, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस तरह के प्रोग्राम, बल्कि आपके साथ जो है वो शाना बिशाना हम खड़े हों। तो आपकी आमद का हमारे ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।